ध्यान 01 पवन हिम महाद्वीप। धीरे धीरे रात शांत हो गई और चमकीले तारे दिखाई देने लगे। पहाड़ी पर लगभग 6 साल का एक बच्चा अजीब मुद्रा में खड़ा था। बच्चे के पैर फैले हुए थे, पंजे जमीन को छू रहे थे और एड़ियां ऊपर उठी हुई थीं। हाथ सिर के ऊपर ऊंचे उठे हुए थे, उसका सिर ऊपर झुका हुआ था और उसके छोटे से शरीर के भीतर लगातार हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा घूम रही थी। चांदनी की रोशनी बच्चे के शरीर को ढक रही थी। लड़के ने इस विचित्र स्थिति में अपना अभ्यास जारी रखा, आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण किया तथा उसे अपनी नाड़ियों के साथ प्रवाहित होने दिया। रात धीरे धीरे बीत गई। जैसे ही चांदनी फीकी पड़ी और उसकी जगह सूरज की पहली किरणें आईं, बच्चे ने धीरे से अपनी हथेलियां नीचे कर लीं। उसकी आंखें खुलीं और उसकी गहरी काली पुतलियां दिखाई देने लगीं, जिनमें एक तीखी सुनहरी चमक थी। ध्रुवांत ने मुंह से गंदी हवा निकाली, उसकी आंखें उगते सूरज को घूर रही थीं। जिस दिन से वह पैदा हुआ था, आज तक उसे इस दुनिया में आए 7 साल हो चुके थे। उसने 3 साल की उम्र में कायांतरण सूत्र शास्त्र का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। अब 4 साल बाद वह तीसरे चरण तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, आकाश द्वार पर हथेली टिकाना। अपने पिछले जीवन में उनके पूर्वजों ने शाओलिन मंदिर के बैनर तले प्रशिक्षण लिया था और कायांतरण सूत्र शास्त्र उनके पूर्वजों से विरासत में मिला था। अब तक ध्रुवांत यह समझने में असमर्थ था कि उसके जैसा कोई व्यक्ति, जिसे अपने समय में मार्शल आर्ट के चमत्कार के रूप में सम्मानित किया गया था, इस दुनिया में क्यों लाया गया। और जिस बात ने ध्रुवांत को सबसे अधिक निराश किया वह यह थी कि वह एक नवजात शिशु के शरीर में जागा था। ध्रुवांत ने अपनी छोटी पतली भुजाओं को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया। वह अपने पिछले जीवन में 17 वर्ष की आयु तक पहुंच गया था और 14 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वह 9वें चरण तक कायांतरण सूत्र शास्त्र में प्रशिक्षित होने में कामयाब रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे फिर से सब कुछ शुरू करना होगा। इस समय ध्रुवांत ने पहाड़ी की दिशा से आने वाले कदमों की हल्की सरसराहट सुनी। ध्रुवांत को बिना पीछे देखे ही पता चल गया कि वह कौन है और यकीनन जल्द ही एक कोमल बच्चों जैसी आवाज सुनाई दी, बड़े भाई, मुझे पता है कि तुम सूर्योदय देखने के लिए यहाँ आए हो। पिताजी और माँ तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ध्रुवांत ने अपने कंधे पर नजर डाली और एक प्यारी सी 5 साल की बच्ची को देखा, जिसकी बड़ी गोल आंखें थीं और बाल 2 लंबी चोटियों में बंधे हुए थे, जो छोटी पहाड़ी पर चढ़ रही थी। यह छोटी सी बच्ची ध्रुवांत की बहन श्रुति थी। श्रुति के अलावा ध्रुवांत का एक और भाई था जो उससे 3 साल छोटा था, जिसका नाम चेतन था। माँ और पिताजी मुझे ढूंढ रहे हैं, ध्रुवांत ने पूछा। क्या बात है? मुझे नहीं पता, श्रुति की आवाज में मासूमियत थी। भाई चलो वापस चलते हैं। अगर हम देर से आए तो मम्मी पापा तुम्हारी पीठ पर थप्पड़ मारेंगे। जब ध्रुवांत ने यह सुना तो वह मुस्कुराया और श्रुति के प्यारे छोटे गालों को दबाते हुए कहा, तो चलो। श्रुति ने उस जगह को रगड़ा जहां ध्रुवांत ने उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटी थी, मुंह बनाया और फिर उदास होकर कहा, भाई तुम सच में घृणित हो। मैंने तुमसे कहा है, मेरे गालों पर चुटकी मत लेना। हालांकि जैसे ही श्रुति ने बोलना समाप्त किया, उसके गालों को एक बार फिर ध्रुवांत ने चुटकी ली, जो भागते समय जोर से हंसा। श्रुति ने उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए चिल्लाते हुए उसका पीछा किया। भाई भागो मत। भाई बहन पहाड़ी से नीचे उतरते हुए तब तक मौजमस्ती करते रहे जब तक कि वे वापस पहाड़ी की तलहटी में स्थित राणा कबीले के मनोर तक नहीं पहुंच गए। यद्यपि वह अपने पिछले जन्म में पहले से ही 17 वर्ष का था, परंतु अपनी बहन श्रुति के साथ रहने से उसके अंदर का बच्चा बाहर आ गया। जल्द ही भाई बहन राणा कबीले मनोर में पहुंच गए। वापस जागीर में आकर ध्रुवांत सीधे पूर्वी प्रांगण के मुख्य हॉल में चला गया। जब वह मुख्य हॉल में पहुंचा तो वहां एक विद्वान दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जो सफेद लबादा पहने हुए था और सिर की सीट पर बैठा था। उसके बगल में एक सुंदर महिला बैठी थी। यह विवाहित जोड़ा इस जीवन में ध्रुवांत के माता पिता थे, उसके पिता भीम और उसकी माँ गायत्री। पिताजी, माँ आप मुझे ढूंढ रहे थे? ध्रुवांत ने हॉल में आते हुए पूछा। भीम ने अपनी तीखी तलवार जैसी भौहें उठाई, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ भाग गए? ठीक है, बच्चे को मत डराओ, गायत्री ने मुस्कुराते हुए बीच में कहा, अभी कुछ ही दिनों में तुम 7 साल के हो जाओगे। तुम्हारे शरीर में मार्शल आत्मा को जगाने का समय आ गया है। तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें जागृति समारोह के लिए मार्शल हॉल में लाने की योजना बना रहे हैं। मार्शल स्पिरिट जागृति? ध्रुवांत एक पल के लिए खामोश हो गया। इस दुनिया में मनुष्यों के शरीर में मार्शल स्पिरिट्स नामक एक अस्तित्व होता है। मानव योद्धाओं की ताकत इन मार्शल स्पिरिट्स की प्रतिभा से निकटता से जुड़ी हुई थी और उन्हें निम्न, औसत और उच्च में वर्गीकृत किया गया था। 10 और उससे ऊपर की श्रेणी वाली मार्शल स्पिरिट्स को शानदार प्रतिभा वाली मार्शल स्पिरिट्स, स्वर्ग को चुनौती देने वाला अस्तित्व माना जाता था। किसी की प्रतिभा जितनी अधिक होगी, उसके शरीर के लिए दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना और एक मजबूत योद्धा बनना उतना ही बेहतर होगा। फिर भी ऐसे लोग भी थे जो बिना मार्शल स्पिरिट के पैदा हुए थे और ऐसे भी लोग थे जिन मार्शल आत्माएं। ध्रुवांत की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वह भी जानना चाहता था कि क्या उसके शरीर में कोई मार्शल आत्मा है, और यदि है तो वह कौन सी मार्शल आत्मा होगी। इस प्रकार ध्रुवांत को गायत्री और भीम ने राणा कबीले मनोर के मार्शल हॉल में ले जाया। जब वे पवित्र हॉल के बाहरी क्षेत्र में पहुंचे तो यह पहले से ही लोगों से भरा हुआ था, जो अपने बच्चों के साथ अपनी मार्शल आत्माओं को जगाने के लिए इंतजार कर रहे थे। ध्रुवांत के अलावा राणा कबीले मनोर के अन्य भाई भी मौजूद थे। मार्शल हॉल के बीच में एक प्रभावशाली मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा चौकोर था और उसकी भौहें मोटी और घनी थीं, और उससे एक दमनकारी आभा निकल रही थी। यह व्यक्ति भीम का बड़ा भाई शीशनाथ था। वह ध्रुवांत का सबसे बड़ा चाचा भी था।
शीशनाथ के बगल में ध्रुवांत की ही उम्र का एक लड़का खड़ा था, सबसे बड़े चाचा शीशनाथ का दूसरा बेटा आशीष, जो मार्शल स्पिरिट जागरण समारोह के लिए भी यहाँ आया था। भीम और गायत्री ने ध्रुवांत को हॉल के बीच में ले गए। शीशनाथ का अभिवादन करते हुए भीम ने पुकारा, बड़े भाई। ध्रुवांत ने उनका अभिवादन किया और पुकारा, बड़े चाचा। जब शीशनाथ ने देखा कि यह भीम और गायत्री थे, तो उसका भावहीन भावशून्य चेहरा थोड़ा ढीला हुआ। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, तुम यहाँ हो। ध्रुवांत की याददाश्त के अनुसार उसने अपने इस चाचा को कभी हंसते हुए नहीं देखा था। शीशनाथ राणा कबीले के मनोर के दंड और अनुशासन कक्ष का प्रभारी था, इसलिए वह बहुत सख्त व्यक्ति था। शीशनाथ ने उसके बाद एक भी शब्द नहीं कहा और भीम अपने भाई के स्वभाव को जानते हुए भी कोई बुरा नहीं माना। ध्रुवांत के आने के कुछ ही समय बाद हॉल के बाहर से जोरदार ठहाके गूंजने लगे। जैसे ही ध्रुवांत और अन्य लोगों ने मुड़कर देखा, लोगों के एक समूह से घिरा एक स्वस्थ दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति हॉल में दाखिल हुआ। यह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ध्रुवांत का दादा प्रताप राणा था, जो पिछले 40 सालों से राणा कबीले के मालिक थे, वही व्यक्ति जिसने राणा कबीले की स्थापना की थी। ओल्ड मैनर लॉर्ड प्रताप राणा के आगमन पर हॉल में उपस्थित राणा कबीले के निवासी तुरंत उनका सम्मान करने के लिए दौड़ पड़े। शीशनाथ, भीम और गायत्री भी तेजी से आगे बढ़े। पिताजी। ध्रुवांत और आशीष दोनों आगे आए। दादाजी। प्रताप राणा ने मुस्कुराया, फिर शीशनाथ के समूह की ओर सिर हिलाया और फिर राणा कबीले के बाकी लोगों की ओर मुड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आचरण पर खड़े मत रहो। आज मैं बस एक नजर डालने के लिए आया था। आमतौर पर ओल्ड मैनर लॉर्ड मार्शल हॉल में मार्शल स्पिरिट्स जागृति समारोह के दौरान दिखाई नहीं देते थे, हालांकि यह साल आशीष और ध्रुवांत की वजह से खास था। यह ओल्ड मैनर लॉर्ड अपनी बंद दरवाजे की वापसी से पहले ही बाहर निकल गया। प्रताप राणा मुख्य हॉल के सामने चले गए। उनकी नजर हॉल में मौजूद भीड़ पर पड़ी और फिर उनकी नजर उनके बगल में खड़े ग्रे रंग के लबादे में एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। प्रताप राणा ने हंसते हुए कहा, चूंकि सभी लोग पहले से ही यहाँ हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ मैनर लॉर्ड, ग्रे रोब में बूढ़े आदमी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और फिर वह हॉल के केंद्र में चला गया। भूरे रंग के लबादे में वह बूढ़ा आदमी राणा कबीले की जागीर का मुख्य प्रबंधक पारसनाथ था। ध्रुवांत ने अपने पिता को यह कहते हुए सुना था कि पारसनाथ लंबे समय से दादा प्रताप राणा का अनुयायी था, यहाँ तक कि प्रताप राणा द्वारा राणा कबीले की जागीर की स्थापना करने से पहले ही वह दादा के साथ था। पारसनाथ हॉल के बीच में खड़ा था। उसके हाथों में एक रोशनी चमक रही थी, जो हॉल के चारों ओर एक जबरदस्त शक्ति फैला रही थी। ध्रुवांत की आंखें चमक उठीं। क्या यह 9वें क्रम के योद्धा की युद्ध क्यूई की शक्ति है? इतनी शक्तिशाली। अपने पिछले जीवन की ताकत के साथ 9वें चरण तक कायांतरण सूत्र शास्त्र में प्रशिक्षित होने के बाद भी वह पारसनाथ का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। पारसनाथ ने अपनी युद्ध क्यूई को प्रवाहित किया, जिससे अचानक हॉल के केंद्र में एक उज्ज्वल षटकोणीय पैटर्न चमक उठा, जो प्रकाश की एक किरण का निर्माण कर रहा था। आशीष, पहले आप। प्रताप राणा ने आशीष की ओर देखा। हाँ दादाजी, आशीष ने उत्तर दिया और षटकोणीय पैटर्न वाली प्रकाश किरण में आगे बढ़ा। जैसे ही प्रकाश की किरण आशीष पर पड़ी, हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आशीष पर गया, जो अब प्रकाश की किरण के भीतर खड़ा था। शीशनाथ के आमतौर पर भावहीन चेहरे पर तनाव का हल्का सा निशान दिखाई दिया, क्योंकि वह अपने बेटे को देख रहा था। प्रकाश की किरण कुछ पल के लिए आशीष के इर्द गिर्द लिपटी रही, फिर एक काली रोशनी ने आशीष को घेर लिया। अंत में आशीष के पीछे से धीरे धीरे एक बाघ की काली छाया उभरी। यह 3 आंखों वाला एक काला बाघ था। जैसे जैसे काले बाघ का आकार सघन होता गया और अधिक भौतिक होता गया, मुख्य हॉल में एक क्रूर बाघ की दहाड़ गूंजने लगी। हर कोई दंग रह गया। प्रताप राणा ने अपने पोते आशीष के पीछे की धुंधली काली छाया को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और वह बहुत प्रसन्न होकर जोर से हंस पड़ा। यह 10वीं श्रेणी का मार्शल स्पिरिट है। 3 आंखों वाला काला बाघ, चीफ स्टीवर्ड पारसनाथ कापति आवाज में चिल्लाया। 3 आंखों वाली ब्लैक टाइगर मार्शल आत्मा को उच्च श्रेणी की मार्शल आत्माओं में से एक माना जाता था। यह एक उत्कृष्ट प्रतिभा वाली मार्शल आत्मा होने के सबसे करीब थी। आशीष की मार्शल आत्मा एक 10वीं श्रेणी की मार्शल आत्मा, 3 आंखों वाला काला बाघ निकली। अध्याय 02 ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट। एक ग्रेड 10 मार्शल आत्मा। यह एक ग्रेड 10 मार्शल आत्मा बन गया। 10वीं श्रेणी की मार्शल आत्मा बहुत ही असामान्य थी, न केवल कैंगलान काउंटी में बल्कि पूरे राज्य में। शीशनाथ ने अपने बेटे के पीछे मंडराते 3 आंखों वाले काले बाघ को देखा। उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर बंद थीं। वह उस पल में जो उत्साह महसूस कर रहा था, उसे बमुश्किल रोक पा रहा था। फिर भी उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। प्रताप राणा की हंसी हॉल में कुछ देर तक गूंजती रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि मार्शल हॉल में अचानक पहुंचकर उसे इतना बढ़िया सरप्राइज मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रताप राणा ने एक बड़ी मुस्कान के साथ 3 बार अच्छा शब्द दोहराया। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को संभाला और अपने दिल में उत्साह को दबाने की कोशिश की। उनकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं जब उन्होंने अपने पोते को प्यार से देखा, जिसके पास 10वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट थी। उनका मानना था कि राणा कबीले के मनोर द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और साधना संसाधनों के साथ आशीष की उपलब्धियां निश्चित रूप से उनसे आगे निकल जाएंगी, जिससे उनके पोते को उस क्षेत्र में पहुंचने का मौका मिलेगा जिसका उन्होंने अपना पूरा जीवन सपना देखा था। इस समय भीम बधाई देने के लिए शीशनाथ की ओर बढ़ा। बधाई हो बड़े भाई। शीशनाथ ने भीम के ईमानदार चेहरे को देखा, फिर उसने भीम के कंधों को थपथपाया और कहा, धन्यवाद दूसरे भाई। चलो थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं। शियाओलुंग ने अभी तक अपनी मार्शल आत्मा को जागृत नहीं किया है। एक मौका है कि उसके पास भी ग्रेड 10 मार्शल आत्मा हो सकती है। हालांकि जिन्होंने यह सुना वे समझ गए कि वे केवल सांत्वना के शब्द थे।
आखिरकार ग्रेड 10 मार्शल आत्माएं सफेद गोभी नहीं थीं। बड़े हॉल में राणा कबीले के मुखिया और कुछ प्रबंधक शीशनाथ को बधाई देने में व्यस्त थे। इधर आओ, इस समय प्रताप राणा, जो हॉल के केंद्र में खड़ा था, आशीष की ओर हाथ हिलाते हुए हंसा। हाँ दादाजी, आशीष ने उत्तर दिया। प्रताप राणा के पास पहुंचने से पहले वह ध्रुवांत के सामने से गुजरा और उसकी आंखें अनजाने में ध्रुवांत के पास से गुजर गईं, जिसमें स्पष्ट रूप से आत्मसंतुष्टि और अहंकार था। यह छोटा सा आदान प्रदान दूसरों द्वारा अनदेखा किया गया, हालांकि यह ध्रुवांत की धारणा से बच नहीं सका। ग्रेड 10 मार्शल आत्मा, ध्रुवांत ने शांति से उसकी ओर देखा। हालांकि आशीष उसका चचेरा भाई था, लेकिन वे दोनों करीब नहीं थे। 2 साल पहले आशीष और एल्डर्स के कई अन्य बच्चे उसकी बहन श्रुति को परेशान कर रहे थे और संयोग से ध्रुवांत मौके पर आ गया। इसलिए परिणाम की कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। आशीष और एल्डर्स के कई बच्चों को बुरी तरह पीटा गया। तब से आशीष ने रंजिश रखी है। आशीष अपने दादा के सामने जाकर खड़ा हो गया। प्रताप राणा ने आशीष के सिर को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। वह मुस्कुराया और प्यार से भर गया। हंसते हुए वह शीशनाथ की ओर मुड़ा और कहा, शीशनाथ, तुमने एक बेहतरीन पोते को जन्म देकर अच्छा काम किया। दूसरी ओर अपने पिता की प्रशंसा सुनकर शीशनाथ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। पिताजी, क्या आपको नहीं लगता कि हमें पहले जागरण समारोह जारी रखना चाहिए? प्रताप राणा ने सहमति में सिर हिलाया। इस मामले पर चर्चा करने का यह उचित समय नहीं था। सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो जागरण समारोह जारी रखें। आशीष के बाद ध्रुवांत की बारी थी। जब प्रताप राणा ने बात की तो बुजुर्ग प्रबंधक और शिष्य ध्रुवांत की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। प्रताप राणा के पोते के रूप में आशीष में 10वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट है। ध्रुवांत के बारे में क्या? एकत्रित कबीले के सदस्यों को देखते हुए ध्रुवांत ने शांतिपूर्वक षटभुजाकार पैटर्न वाली प्रकाश किरण में कदम रखा। भीम और गायत्री घबराहट में एक दूसरे का हाथ पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाए, यहाँ तक कि अपने बेटे को षटकोणीय प्रकाश किरण में कदम रखते हुए देखकर उनके दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं। ध्रुवांत बहुत देर तक प्रकाश किरण से भरे क्षेत्र में नहीं रहा। आशीष की तरह ही ध्रुवांत के शरीर के चारों ओर भी एक काली रोशनी दिखाई दी। यह दृश्य देखकर भीड़ स्तब्ध रह गई और उसके बाद अचानक काली रोशनी के बगल में एक नीली रोशनी दिखाई दी। 2 अलग अलग रोशनी रुक रुक कर चमक रही थीं, जिससे शैतानी सनसनी फैल रही थी। तभी ध्रुवांत के सिर के पीछे एक काली और एक नीली परछाई दिखाई दी। सभी ने एक सांप जैसा प्राणी देखा जिसके 2 सिर थे, एक का सिर काला था, दूसरे का नीला। आसपास के लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक 2 सिर वाला सर्प मार्शल आत्मा। पशु प्रकार की मार्शल आत्माओं के बारे में उनके ज्ञान के अनुसार 2 सिर वाला सर्प या तो लाल या पीले रंग का होता था, लेकिन यह 2 सिर वाला सर्प काले और नीले रंग में दिखाई देता था। प्रताप राणा ने ध्रुवांत के पीछे मार्शल स्पिरिट को देखा। उसकी हैरान आंखों में निराशा के भाव थे। उनके विचार में इस पोते की मार्शल स्पिरिट कुछ और नहीं बल्कि 2 सिर वाले सर्प मार्शल स्पिरिट का एक रूप थी। राणा कबीले के कुछ शिष्यों में भी मार्शल स्पिरिट के विभिन्न प्रकार होते हैं, इसलिए एक भिन्न मार्शल स्पिरिट का उभरना असामान्य नहीं था। भले ही ग्रेड 7 के 2 सिर वाले सर्प को आशीष के 3 आंखों वाले काले बाघ की तुलना में उच्च श्रेणी की मार्शल स्पिरिट माना जाता था, लेकिन अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। भीम और गायत्री ने अपने बेटे के पीछे मंडराते मार्शल स्पिरिट को देखा। भीम की अभिव्यक्ति प्रताप राणा से अलग नहीं थी। हालांकि कबीले के अधिकांश लोगों की तुलना में ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट की प्रतिभा को उच्च माना जाता था। भीम अभी भी परिणाम से थोड़ा निराश था। कौन सा माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा नहीं चाहता है? ओल्ड मैनर लॉर्ड, आप क्या सोचते हैं? चीफ स्टीवर्ड पारसनाथ प्रताप राणा का जिक्र किए बिना नहीं रह सके। प्रताप राणा ने घोषणा की, 2 सिर वाले सर्प का एक रूप, ग्रेड 7 मार्शल आत्मा। मंदिर हॉल में उपस्थित सभी बुजुर्गों और प्रबंधकों ने अपने सिर हिलाकर सहमति जताई, जो जाहिर तौर पर ओल्ड मैनर लॉर्ड के फैसले से सहमत थे। ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट, 2 सिर वाले सर्प का एक रूप। ध्रुवांत षटकोणीय पैटर्न वाली प्रकाश किरण से बाहर निकला। उसका चेहरा शांत था। केवल वह जानता था कि उसकी मार्शल स्पिरिट 2 सिर वाले सर्प के रूप में इतनी सरल नहीं थी। ध्रुवांत की मार्शल भावना को केवल ग्रेड 7 प्रकार के 2 सिर वाले सर्प के रूप में देखते हुए आशीष के मुंह से एक उपहासपूर्ण व्यंग्य निकला और उसकी आंखें ध्रुवांत की ओर निर्देशित थीं। ध्रुवांत ने स्वाभाविक रूप से आशीष की उत्तेजक निगाहों को नोटिस किया, लेकिन उसने जरा भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह एक छोटे बच्चे के साथ घूरने का खेल खेलने के लिए बहुत आलसी था। ध्रुवांत के बाद पैदा हुआ बच्चा एल्डर मल्लू का बेटा दीपू था। दीपू राणा कबीले के उन बच्चों में से एक था जिन्हें श्रुति को परेशान करने के कारण ध्रुवांत ने पीटा था। बहुत जल्दी दीपू की मार्शल आत्मा एक ग्रेड 6 मार्शल आत्मा रक्त आंखों वाला भेड़िया के रूप में सामने आई। एक एक करके राणा कबीले के मनोर के 1 दर्जन से अधिक बच्चे प्रकाश किरण में चले गए और उनकी मार्शल आत्माएं जागृत हो गईं। उनमें से अधिकांश में ग्रेड 4 मार्शल आत्माएं, कुछ में 5 और यहाँ तक कि कुछ में ग्रेड 6 मार्शल आत्माएं भी थीं। कई बेकार मार्शल आत्माएं और निम्न स्तर की आत्माएं भी थीं। मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह के इस दौर में हालांकि ध्रुवांत की मार्शल स्पिरिट दूसरे स्थान पर आई, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। वह और राणा कबीले के बाकी बच्चे सिर्फ एक दिखावा थे, जो आशीष की 10वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट के सामने फीका पड़ गया। जागृति समारोह समाप्त होने के बाद प्रताप राणा ने मुस्कुराते हुए हुआंगमिन, भीम और अन्य उपस्थित बुजुर्गों से कहा, मैं अब से व्यक्तिगत रूप से आशीष के अभ्यास की सलाह दूंगा। व्यक्तिगत रूप से सलाह? हर कोई हैरान था। हाँ पिताजी, शीशनाथ का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत सहमति जताई।
अपने बेटे को देखते हुए भीम ने अपने पिता की योजना को व्यक्तिगत रूप से आशीष की खेती की देखरेख करने के लिए सुनने के बाद अपने दिल में अफसोस के साथ आह भरी। थोड़ी देर बाद भीड़ तितर-बितर हो गई और मार्शल हॉल बंद कर दिया गया। पूर्वी प्रांगण में लौटते हुए गायत्री का दिल असंतोष से भर गया। पिताजी ऐसा पक्षपात कैसे कर सकते हैं? वह व्यक्तिगत रूप से आशीष के अभ्यास की देखरेख करना चाहते हैं। हमारे ध्रुवांत का क्या? क्या ध्रुवांत उनका पोता नहीं है? भीम ने भौहें सिकोड़ी और अपना हाथ हिलाया। उसकी आवाज भारी थी और उसने कहा, अब इस बारे में बात मत करो। भविष्य में किसी को भी इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं है। हालांकि उसके दिल में भी उसे दुख हुआ, लेकिन आशीष की 10वीं कक्षा की मार्शल भावना के कारण यह तय था कि उसके पिता ऐसा करना चाहेंगे। ध्रुवांत, तुम्हारी प्रतिभा भी अच्छी है। अपने अभ्यास में और अधिक प्रयास करो। 8वें क्रम के योद्धा को प्राप्त करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। भीम ध्रुवांत की ओर मुड़ा और उसे दिलासा देने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ पिताजी। ध्रुवांत ने अपना मुंह खोला और भीम और गायत्री को बताना चाहा कि उसकी मार्शल स्पिरिट ग्रेड 7 नहीं होनी चाहिए। अंत में वह केवल यही जवाब दे सका और कुछ और नहीं कह सका। ध्रुवांत के जाने से पहले भीम ने उसे युद्ध क्यूई के प्रशिक्षण के लिए एक साधना तकनीक दी और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाया जिन पर ध्रुवांत को अभ्यास के दौरान ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्रुवांत ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और उन्हें दिल से याद कर लिया। पूर्वी प्रांगण के मुख्य हॉल से निकलकर ध्रुवांत अपने छोटे से प्रांगण में वापस आ गया और अपने पिता द्वारा दी गई साधना तकनीक के अनुसार अपनी युद्ध क्यूई का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह बिस्तर पर बैठ गया और पहले आदेश के निर्देश के अनुसार दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जैसे ही ध्रुवांत ने साधना तकनीक का उपयोग किया, उसकी मार्शल आत्मा उसके शरीर से उभरी। ध्रुवांत के पीछे एक भिन्न प्रकार का 2 सिर वाला सर्प प्रकट हुआ। तथाकथित ग्रेड 7 के 2 सिर वाले सर्प ने अचानक अपना जबड़ा फैलाया और भयानक गति से आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल लिया, जिससे ध्रुवांत के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा आकर्षित हुई। 2 सिर वाले सर्प द्वारा भस्म की गई आध्यात्मिक ऊर्जा ध्रुवांत के शरीर में प्रवाहित हुई, मध्याह्न रेखाओं के साथ यात्रा करते हुए धीरे धीरे युद्ध क्यूई में परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे रात करीब आ रही थी। चांदनी छोटे से आंगन की खिड़की से चमककर अंदर आ रही थी। थोड़ी देर बाद ध्रुवांत ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक बेहद अजीब भाव था। इससे पहले उसने अपने पिता द्वारा दी गई साधना तकनीक जुआनकिन साधना तकनीक की पहली परत के निर्देशों का पालन किया, ताकि आध्यात्मिक ऊर्जा को मध्याह्न रेखाओं के साथ चलाकर अपनी युद्ध क्यूई को संघनित किया जा सके। वह बिना किसी बाधा या कठिनाई के एक पूर्ण चक्कर के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित करने में कामयाब रहा। इन कुछ घंटों के भीतर न केवल उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को युद्ध क्यूई में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर लिया, बल्कि वह प्रथम श्रेणी योद्धा तक पहुंच गया। ध्रुवांत का दिल अविश्वास की भावना से भर गया। अगर उसे सही से याद है तो उसके पिता ने बताया था कि उसके दादा को फर्स्ट ऑर्डर वॉरियर तक सफलतापूर्वक पहुंचने में लगभग 6 महीने लगे थे। उनके दादा की मार्शल आत्मा शीर्ष श्रेणी की 8 मार्शल आत्माओं में से एक थी, 6 पंखों वाला सुनहरा बंदर। अध्याय 03। केवल ध्रुवांत को कुछ नहीं मिला। यदि अन्य लोगों को पता चले कि ध्रुवांत ने न केवल युद्ध क्यूई को परिवर्तित करने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि कुछ ही घंटों में प्रथम श्रेणी का योद्धा भी बन गया है, तो शायद वे डरकर मर जाएंगे। यहाँ तक कि स्वयं ध्रुवांत को भी इस पर विश्वास करना कठिन लगा, अन्य लोगों को तो और भी अधिक। हालांकि शुरू से ही ध्रुवांत को संदेह था कि उसकी मार्शल स्पिरिट कोई साधारण ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट नहीं थी, फिर भी यह परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक था। उसके पिता भीम राणा के अनुसार मार्शल स्पिरिट का ग्रेड जितना ऊंचा होता है, उतनी ही उच्च साधना प्रतिभा और व्यक्ति की साधना की गति उतनी ही तेज होती है। उसके दादा प्रताप राणा के पास शीर्षस्तरीय ग्रेड 8 6 पंखों वाला गोल्डन एप मार्शल स्पिरिट था और फिर भी उसे प्रथम श्रेणी के योद्धा बनने में आधा साल लग गया, जबकि उसने केवल कुछ घंटे ही बिताए थे। दूसरे शब्दों में उसकी मार्शल स्पिरिट का ग्रेड उसके दादा से भी ऊंचा था। ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट? नहीं, ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट साधना गति इतनी भयानक नहीं होगी। ध्रुवांत के दिमाग में एक विचार आया। शानदार प्रतिभा मार्शल भावना। उत्कृष्ट मार्शल आत्माएं केवल मिथकों और किंवदंतियों में ही मौजूद थीं। ग्रेड 10 से ऊपर ग्रेड 11 और यहां तक कि 12 भी मौजूद थे। हालांकि लोग इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि मार्शल स्पिरिट किस उच्चतम ग्रेड तक पहुंच सकती है, लेकिन यह निश्चित था कि ध्रुवांत की मार्शल स्पिरिट निश्चित रूप से ग्रेड 10 से ऊपर थी। कुछ ही क्षणों बाद ध्रुवांत ने अपने दिल में उत्तेजना को शांत किया और त्रिकाय साधना सूत्र तकनीक को जारी रखा। 2 सिर वाला सांप एक बार फिर उसके पीछे मुंह खोलकर उभरा। दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलते हुए युद्ध क्यूई उसके मेरिडियन के साथ प्रवाहित हुई, प्रथम क्रम योद्धाओं के मेरिडियन मार्ग का अनुसरण करते हुए। इस बार युद्ध क्यूई की परिसंचरण गति पहले की तुलना में बहुत तेज थी और ध्रुवांत ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके मेरिडियन के भीतर युद्ध क्यूई अधिक मोटी हो गई थी। हालांकि अंतर स्पष्ट नहीं था, लेकिन 1 दर्जन बार अपनी युद्ध क्यूई को प्रसारित करने के बाद युद्ध क्यूई की मोटाई मूल घनत्व से लगभग आधी बढ़ गई। जब ध्रुवांत ने अपनी आंखें खोली तो चांद की कोमल रोशनी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह खिड़की से होकर उसके छोटे शरीर पर सूरज की रोशनी आ रही थी। सुबह की गर्म धूप में ध्रुवांत ने आलस से अपने शरीर को फैलाया और बिस्तर से बाहर निकल गया। पिछली रात के अभ्यास के दौरान न केवल उसे सफलता मिली और वह प्रथम श्रेणी का योद्धा बन गया, बल्कि वह वास्तव में मध्य प्रथम श्रेणी तक पहुंच गया। इस अभ्यास गति के अनुसार 3 दिनों के भीतर वह लेट फर्स्ट ऑर्डर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा, शायद एक और सफलता भी हासिल कर लेगा और सेकंड ऑर्डर योद्धा बन जाएगा।
ध्रुवांत कमरे से बाहर छोटे से आंगन में चला गया। उसके छोटे हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे। अपनी युद्ध शक्ति को मुट्ठी में समेटते हुए ध्रुवांत ने छोटे से आंगन के कोने में आधे मीटर की बड़ी चट्टान की ओर मुक्का मारा। धमाका धमाके की आवाज गूंजी और आधा मीटर बड़ी चट्टान उड़कर कुछ मीटर दूर जा गिरी। चट्टान का एक कोना टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर गया। ध्रुवांत ने परिणाम देखा और संतोष में अपना सिर हिलाया। सामान्य तौर पर एक लेट फर्स्ट ऑर्डर योद्धा की युद्ध क्यूई में एक पत्थर की ताकत होती है, जबकि वह केवल मध्य फर्स्ट ऑर्डर में था। क्योंकि उसने कायांतरण सूत्र शास्त्र में प्रशिक्षण लिया था, उसकी हमला शक्ति लेट फर्स्ट ऑर्डर योद्धा के बराबर थी। एक पत्थर की शक्ति 120 पाउंड आकी गई थी। ध्रुवांत ने भी एक रात युद्ध क्यूई का अभ्यास करने के बाद देखा कि उसके शरीर की मांसपेशियां अधिक मजबूत और दृढ़ हो गई थीं। प्रथम से लेकर तृतीय श्रेणी तक के योद्धाओं को साधना के आरंभिक चरणों में समूहीकृत किया गया था। इस आरंभिक चरण में जैसे जैसे युद्ध क्यूई मेरिडियन के साथ प्रवाहित होती है, यह शरीर की मांसपेशियों को परिष्कृत करती है। जब तक ध्रुवांत तृतीय श्रेणी के योद्धा के शिखर पर पहुंचता है, तब तक उसकी मांसपेशियां पूरी तरह से विकसित हो चुकी होंगी, जिससे उसकी सजगता, शक्ति और रक्षा उसके वर्तमान स्वरूप की तुलना में कई गुना बढ़ जाएगी। इस समय यार्ड के बाहर से हल्के कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ध्रुवांत एक पल के लिए चौंक गया और फिर जब उसे एहसास हुआ कि आगंतुक उसकी छोटी बहन श्रुति राणा थी, तो उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। सचमुच श्रुति राणा की मासूम कोमल आवाज सुनाई दी, बड़े भाई, बड़े भाई। ध्रुवांत ने पलटकर देखा कि श्रुति राणा भागते हुए यार्ड में आ रही है। जब वह ध्रुवांत के पास पहुंची तो श्रुति जोर जोर से सांसें ले रही थी। बड़े भाई, मम्मी और पापा बहस कर रहे हैं। माँ और पिताजी झगड़ रहे हैं। क्या बात है? ध्रुवांत एक पल के लिए उलझन में पड़ गया। उसे याद है, उसके माता पिता के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ था। मुझे कारण नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सबसे बड़े चाचा शीशनाथ राणा से संबंधित है, श्रुति ने कहा। बड़े चाचा? ध्रुवांत ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हम जाकर देखेंगे। श्रुति के साथ छोटे से आंगन से निकलकर वे पूर्वी आंगन की ओर तेजी से बढ़े। हालांकि पूर्वी आंगन के हॉल में पहुंचने से पहले ही कुछ दूरी से उनके माता पिता के झगड़ने की आवाज गूंज उठी। बड़े भाई बहुत ज्यादा हैं, गायत्री राणा की गुस्से से भरी आवाज ने कहा। मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह के बाद हमारे ध्रुवांत को छोड़कर सभी बच्चों को बैटल क्यू डैन मिला। ध्रुवांत की गति रुक गई। बैटल क्यूई डैन, एक दूसरी श्रेणी की गोली। मार्शल स्पिरिट को जगाने के बाद अगर कोई बैटल क्यूई डैन प्राप्त कर सकता है तो यह बैटल क्यूई रूपांतरण को गति देगा। बेशक शुरुआती चरणों से संबंधित योद्धाओं के लिए बैटल क्यूई डैन ने बैटल क्यूई की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी मदद की। क्या बड़े भाई ने पहले ही नहीं कहा था कि मैनर की बैटल क्यू डैन की आपूर्ति समाप्त हो गई है? वह अगली बार ध्रुवांत की भरपाई करेगा। भीम राणा की चिढ़ी हुई आवाज हॉल के अंदर से आती हुई सुनाई दी। मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह के दौरान कुल 26 बच्चे थे और यहां तक कि कमस्तर और बेकार मार्शल स्पिरिट वाले बच्चों को भी बैटल क्यू डैन मिला। हमारे ध्रुवांत को छोड़कर बाकी सभी को एक मिला, जिसके पास ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट है। गायत्री राणा ने गुस्से में अपनी आवाज उठाई। ऐसा क्यों है? हमारा ध्रुवांत उसका भतीजा है। ध्रुवांत ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अपने माता पिता के झगड़े को सुनकर वह स्पष्ट रूप से समझ गया। उसके अलावा अन्य सभी बच्चों को उनकी साधना में सहायता के लिए युद्ध क्यूई दान दिया गया था। 2 साल पहले जब ध्रुवांत ने आशीष राणा को बुरी तरह पीटा था, तब शीशनाथ राणा ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि बड़े चाचा शीशनाथ राणा की नाराजगी लंबे समय से उनके प्रति थी। हालांकि उनके दादा प्रताप राणा ने अभी तक अपने सबसे बड़े चाचा शीशनाथ राणा को मनोर के स्वामी का पद नहीं दिया था, लेकिन यह निर्विवाद था कि मनोर के अधिकांश मामले उनके द्वारा संभाले जाते थे, खासकर हाल के वर्षों में। जैसा कि उनकी मां गायत्री राणा ने कहा था, यहां तक कि बेकार और निम्नस्तरीय मार्शल स्पिरिट वाले लोगों को भी बैटल क्यूई डैन दिया जाता था। केवल उनके भतीजे ध्रुवांत को कोई नहीं मिला। यह स्पष्ट रूप से बदमाशी थी। चाहे जो भी हो, ध्रुवांत शीशनाथ राणा का भतीजा था। क्या शीशनाथ राणा के लिए इतना अशिष्ट व्यवहार करना वास्तव में आवश्यक था? शीशनाथ राणा के कृत्य से न केवल यह साबित हुआ कि वह ध्रुवांत से नाराज था, बल्कि इससे ध्रुवांत के माता पिता भीम राणा और गायत्री राणा का भी राणा कबीले के सभी बुजुर्गों के सामने अपमान हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं पिताजी से इस मामले की निष्पक्षता का फैसला करने के लिए कहने जा रही हूँ। हॉल के अंदर गायत्री राणा ने असंतुष्ट होकर जवाब दिया, क्योंकि वह इसे पचा नहीं पा रही थी। तुम यहाँ वापस आओ, भीम राणा गुस्से से चिल्लाया। किसी छोटी सी बात के लिए तुम पिताजी को परेशान करने जा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने पर्याप्त सम्मान नहीं खोया है? हॉल के बाहर जब ध्रुवांत ने यह सुना तो वह चुपचाप वहां से चला गया। कोई छोटी सी बात है ना? ध्रुवांत की आंखों में चमक आ गई। उसके चाचा शीशनाथ राणा को अभी तक मैनर लॉर्ड का पद नहीं मिला है, लेकिन एक बार जब वह आधिकारिक रूप से पदभार संभाल लेंगे तो इस तरह की छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। श्रुति ने देखा कि ध्रुवांत चुप था, बिना कुछ कहे ही वहां से जाने लगा। वह कुछ पल के लिए अचंभित होकर खड़ी रही और फिर कुछ प्रतिक्रिया दी। उसने ध्रुवांत को पकड़ने की कोशिश की। बड़े भाई। ध्रुवांत ने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों पूर्वी प्रांगण से चले गए। संयोग से जैसे ही वह बाहर निकला, उनका सामना आशीष से हो गया। उसके पीछे उसके भाइयों का हमेशा का गिरोह था, वही समूह जो श्रुति को धमकाता था। ध्रुवांत और उसकी बहन को पूर्वी प्रांगण से बाहर निकलते देख आशीष एक क्षण के लिए चौंक गया, फिर वह समूह के साथ ध्रुवांत की ओर बढ़ा। अध्याय 04 वार्षिक कुल सभा। आशीष और उसके पीछे कई लड़कों को अपनी ओर आते देख श्रुति तेजी से ध्रुवांत के पीछे छिप गई। ध्रुवांत वहीं खड़ा था। उसका चेहरा आशीष और पास आ रहे अन्य लोगों के प्रति उदासीन था।
आशीष चला गया और ध्रुवांत के सामने खड़ा हो गया। उसे कृपालु आंखों से देखा, फिर कहा, ध्रुवांत, क्या आपको लगता है कि आप अपनी बहन की पूरी जिंदगी रक्षा कर सकते हैं? यह सुनकर ध्रुवांत ने एक भयावह दुष्ट मुस्कान प्रकट की। उसकी आंखें रक्त पिपासा से लाल हो गई थीं और उसने हल्के से जवाब दिया, तो क्या तुम लड़ना चाहते हो? पूर्वी प्रांगण से निकलते समय उसका दिल पहले से ही उबल रहा था। एल्डर मल्लू का सबसे बड़ा बेटा दीपू आशीष के पीछे खड़ा था और ध्रुवांत के रवैये से नाखुश था। लानत है, तुम क्या सोचते हो? उसके वाक्य के खत्म होने से पहले एक करुण चीख निकली जो ध्रुवांत द्वारा मल्लू के पेट पर इतनी जोर से लात मारने के कारण थी कि वह पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर पके हुए झींगे की तरह मुड़ गया। चूंकि ध्रुवांत का दिल गुस्से से जल रहा था, इसलिए उसने जो ताकत लगाई वह स्वाभाविक रूप से हल्की नहीं थी। दीपू वापस उड़ गया, जमीन पर गिर गया और रुकने से पहले 6 से 7 मीटर लुढ़क गया। उसके हाथ उसके पेट को पकड़े हुए थे और उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सभी आंतरिक अंग आग के समुद्र में जल रहे हों। कुछ सांसें लेने के बाद दीपू रोया। और धिक्कार है, यह एक धरती को हिला देने वाला, बदसूरत दिखने वाला रोना था। ध्रुवांत ने धूल से लथपथ दीपू को देखा। उसका चेहरा झरने की तरह बहते आंसुओं से भीगा हुआ था। ध्रुवांत ने अपने होठों को मोड़ते हुए सोचा, एक छोटा बदमाश होता है, आंसू पेशाब की तरह बहते हैं। बस इसे थोड़ा सा छुओ और यह रिसना शुरू हो जाएगा। तुम आशीष और उसके गिरोह ने उस पल प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे सभी हैरानी और घबराहट के साथ ध्रुवांत को घूर रहे थे। आशीष ने उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत इतना निर्दयी होगा, 2 साल पहले की तुलना में तो और भी ज्यादा। मेरे बारे में क्या? ध्रुवांत ने सीधे आशीष और उसके पीछे खड़े लड़कों की ओर देखा। एक शानदार मुस्कान उभरी। आप भी चाहते हैं कि मैं आपको लात मारूं? यह सुनकर आशीष और बाकी लोग कुछ कदम पीछे हट गए और सावधानी से ध्रुवांत के दाहिने पैर की ओर देखने लगे। ध्रुवांत यह दृश्य देखकर हंस पड़ा। उसकी हंसी से आशीष का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। आशीष के दिल में आग भड़क उठी और उसने अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए ध्रुवांत पर चिल्लाया, ध्रुवांत, तुमने बिना किसी अच्छे कारण के एक बुजुर्ग के बेटे पर हमला करने की हिम्मत की। बस अपनी सजा का इंतजार करो। बिना कारण हमला। ध्रुवांत की ठंडी निगाहें आशीष के शरीर पर चाकू की तरह तेजी से घूम गईं। आशीष ने ध्रुवांत की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय झूठी बहादुरी के साथ कमजोरी से घोषणा की, बस आप साल की वार्षिक सभा के अंत तक प्रतीक्षा करें। मैं आपको अच्छा दिखने दूंगा। एक फिर आशीष लड़कों के साथ तेज घबराए हुए कदमों से उसके पीछे चला गया। दीपू को साथ लाना नहीं भूला, जो अभी भी अपने पेट को पकड़े हुए था। बड़े भाई, आपने दीपू को मारा। अगर आशीष इसके बारे में सबसे बड़े चाचा से शिकायत करता है तो क्या वह उस समय? श्रुति ने चिंतित भाव से पूछा, यह सोचकर कि उनके सबसे बड़े चाचा शीशनाग सजा के दौरान लोगों को कैसे कोड़े मारते थे। श्रुति डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ नहीं है, इसकी चिंता मत करो, ध्रुवांत ने बिना किसी चिंता के कहा। जब उसने आशीष के समूह की पीछे हटती हुई असहज पीठों को देखा, उसे पूरा भरोसा था कि उसकी लात से कोई खरोंच या घाव नहीं होगा। भले ही शीशनाथ्या मल्लू ने दीपू के शरीर की जांच की हो, उन्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। भले ही उसके चाचा शीशनाथ उसे सजा देना चाहें, फिर भी उसे कुछ सबूत चाहिए होंगे। ठीक वैसे ही जैसे 2 साल पहले जब उसने आशीष और कई बुजुर्गों के बच्चों को बुरी तरह पीटा था, तब ध्रुवांत को कोई सजा नहीं मिली थी। वर्ष की कुल सभा का अंत। आशीष और उसके समूह के दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद ध्रुवांत ने अपने आप से कहा। उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। प्रत्येक वर्ष के अंत में राणा कबीले मनोर में एक कबीले की सभा आयोजित की जाती है, जहां समान आयु के राणा कबीले मनोर के युवाओं को सीखने के अनुभव के रूप में एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की अनुमति दी जाती है। ऐसा लगता है कि आशीष साल के अंत में कबीले की सभा के दौरान उसका विरोध करने की योजना बना रहा था। ऐसा करके आशीष न केवल सबके सामने अपनी ताकत और प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा, बल्कि सार्वजनिक रूप से ध्रुवांत के साथ अपनी दुश्मनी भी मिटाएगा। कबीले की सभा तक अभी 5 महीने बाकी थे और आशीष की प्रतिभा के साथ 5 महीने लेट फर्स्ट ऑर्डर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय था। इसके अलावा आशीष को दादा प्रताप राणा का समर्थन और साधना में सलाह भी मिली हुई है। ध्रुवांत अपनी हंसी रोक नहीं सका। हालांकि थोड़ी शरारती हंसी के साथ उस स्थिति में 5 महीने बाद वह शीशनाथ के बेटे को उसके सामने ही पीटेगा, जब तक कि वह आशीष को पहचान नहीं पाएगा। वार्षिक कुल सभा के दौरान दादाजी शायद देखने आएंगे। ध्रुवांत की राय में चूंकि आशीष उनका मूल्यवान पोता था और उनके व्यक्तिगत संरक्षण में था, इसलिए वह निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। थोड़ी देर बाद ध्रुवांत ने अपनी बहन को पीछे के पहाड़ की ओर जाने के लिए भेज दिया। पहाड़ के पीछे ध्रुवांत ने अपने छोटे से आंगन में लौटने से पहले कायांतरण सूत्र शास्त्र का अभ्यास किया। कायांतरण सूत्र शास्त्र हुआक्सिया की 2 पिछले जीवन की गुप्त मार्शल आर्ट थी। भले ही ध्रुवांत ने युद्ध क्यूई की अभ्यास नहीं की हो, लेकिन वह कायांतरण सूत्र शास्त्र में प्रशिक्षण लेना जारी रखेगा। यह अफवाह थी कि एक बार उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित होने के बाद कायांतरण सूत्र शास्त्र में एक रहस्यमय शक्ति छिपी हुई थी। पिछली रात के युद्ध क्यूई अभ्यास के दौरान ध्रुवांत ने देखा कि उसके शरीर के अंदर की आंतरिक शक्ति युद्ध क्यूई के साथ साथ उसके मेरिडियन के साथ साथ घूम रही थी, जो एक दूसरे के पूरक थे। ध्रुवांत का मध्य प्रथम क्रम योद्धा तक पहुंचना 4 साल तक कायांतरण सूत्र शास्त्र में उसके प्रशिक्षण के कारण था। अन्यथा भले ही ध्रुवांत के पास एक शानदार प्रतिभा वाली मार्शल स्पिरिट हो, लेकिन सिर्फ एक रात में मध्य प्रथम क्रम योद्धा तक पहुंचना असंभव था। अपने छोटे से प्रांगण में वापस आकर ध्रुवांत ने त्रिकाय साधना सूत्र तकनीक का अभ्यास शुरू किया और अपनी युद्ध क्यूई प्रथा जारी रखी। 3 दिन जल्दी ही बीत गए।
पिछले 3 दिनों में खाने पीने और प्रकृति की पुकार का उत्तर देने के अलावा हर मिनट अभ्यास में बिताया गया। अपने यार्ड में युद्ध क्यूई का अभ्यास करने और कायांतरण सूत्र शास्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए पीछे के पहाड़ पर दौड़ने के बीच चौथे दिन रात के सन्नाटे में चांदनी चमक रही थी। पिछली 3 रातों की तरह ध्रुवांत अपने बिस्तर पर बैठा और त्रिकाय साधना सूत्र तकनीक के अनुसार अभ्यास किया। 2 सिर वाला सर्प मार्शल आत्मा उसके पीछे से उभरा, भयानक गति से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलते हुए और इसे ध्रुवांत के शरीर में प्रवाहित करते हुए इसे युद्ध क्यूई में परिवर्तित कर दिया। 3 दिन पहले की तुलना में ध्रुवांत के शरीर के अंदर युद्ध क्यूई की मोटाई 10 गुना बढ़ गई थी। साधना तकनीक को चलाते हुए युद्ध क्यूई तेजी से उसकी मध्याह्न रेखाओं के साथ बढ़ी। 3 दिनों के लगातार अभ्यास के बाद ध्रुवांत प्रथम श्रेणी के शिखर पर पहुंच गया। उसे पूरा विश्वास था कि आज रात वह द्वितीय श्रेणी में सफलतापूर्वक प्रवेश कर जाएगा। लगभग 1 घंटे बाद जब युद्ध क्यूई ध्रुवांत की मध्याह्न रेखाओं के भीतर बढ़ी तो उसकी गति तेज और अधिक अस्थिर हो गई, जैसे तूफानी लहरें, और जब वह उसकी मध्याह्न रेखाओं से टकराती तो दर्द पैदा करती, लेकिन ध्रुवांत के लिए दर्द का यह स्तर कुछ भी नहीं था। जैसे ही युद्ध क्यूई उसके मेरिडियन में हिंसक रूप से टूट गया, ध्रुवांत को लगा कि उसकी सफलता करीब है, लेकिन एक बाधा उसे रोक रही थी। वह बलपूर्वक दहलीज को पार करने में असमर्थ था, जैसे एक विशाल लहर एक ठोस दीवार से टकरा रही हो। ध्रुवांत निराश नहीं हुआ। वह जानता था कि शांत रहना महत्वपूर्ण है और उसने त्रिकाय साधना सूत्र तकनीक को जारी रखा, युद्ध क्यूई को अपने मेरिडियन के साथ प्रसारित किया। अचानक एक ध्वनि उसके शरीर में व्याप्त हो गई जिसे केवल वह सुन सकता था। दूसरा अवरोध आखिरकार टूट गया। प्रथम परत की मध्याह्न रेखाएं फटे हुए कॉर्क की तरह टूट गईं। युद्ध क्यूई तुरंत और उत्साहपूर्वक दूसरी परत की मध्याह्न रेखाओं में प्रवाहित हो गई। ध्रुवांत बहुत खुश था। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह द्वितीय श्रेणी योद्धा तक पहुंच गया। अध्याय 05। क्या वह मेरी दोनों भुजाओं को अपंग करना चाहता है? द्वितीय श्रेणी योद्धा। साधना के पहले दिन से लेकर द्वितीय श्रेणी योद्धा बनने तक ध्रुवांत ने 3 दिन से थोड़ा ज्यादा समय बिताया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। सामान्य तौर पर 10वीं श्रेणी के मार्शल स्पिरिट को दूसरे क्रम में सफलता पाने के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय चाहिए। भले ही किसी के पास शानदार प्रतिभा वाली मार्शल स्पिरिट हो, उसे यह परिणाम प्राप्त करने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। हालांकि ध्रुवांत ने केवल 3 दिन ही बिताए। अपने हृदय में उत्तेजना को दबाते हुए उन्होंने त्रिकाय साधना सूत्र तकनीक को जारी रखा ताकि दूसरे स्तर की युद्ध क्यूई जो उनकी शिरोबिंदुओं में प्रवाहित हो रही थी अधिक सहज और शांत हो जाए तथा धीरे धीरे प्रवाहित होने लगे। यदि प्रथम स्तर की युद्ध क्यूई मध्याह्न रेखाएं एक छोटी जलधारा के समान हैं, तो द्वितीय स्तर की युद्ध क्यूई मध्याह्न रेखाएं एक छोटी नदी के समान हैं, जो अधिक चौड़ी और बड़ी हैं तथा अधिक युद्ध क्यूई को समायोजित करती हैं। रात बीत गई। जब सुबह की धूप की गर्मी खिड़की से होकर ध्रुवांत के शरीर पर पड़ी, ध्रुवांत ने अपना अभ्यास रोक दिया और अपनी आंखें खोली। एक रात के अभ्यास के बाद उसने अपनी द्वितीय श्रेणी योद्धा साधना को स्थिर कर लिया था। मुझे आश्चर्य है कि छोटे से बच्चे आशीष की प्रगति कैसी होगी, ध्रुवांत ने सोचा, बिस्तर से नीचे कूदने और कमरे से बाहर जाने से पहले सूरज की ओर मुंह करके अपने अंगों को फैलाते हुए। अपने कमरे से बाहर निकलते हुए छोटे से आंगन में ध्रुवांत ने कोने में उसी आधे मीटर आकार की बड़ी चट्टान को देखा जिससे उसने कई दिन पहले टक्कर मारी थी। वह खुद को रोक नहीं सका, इसलिए वह अपने दाहिने हाथ को उठाते हुए बड़ी चट्टान तक चला गया। युद्ध क्यूई उसकी हथेली के चारों ओर लिपटा हुआ था और उसने चट्टान पर वार किया। बड़ी चट्टान हिंसक रूप से हिल गई क्योंकि मलबे के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर नीचे गिर गए जो हर जगह बिखर गए। बड़ी चट्टान की सतह पर कोई भी छोटी छोटी दरारें देख सकता था। अपनी हथेली की ताकत को देखते हुए अपना दाहिना हाथ वापस लेते हुए ध्रुवांत ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसकी उम्मीद के मुताबिक दूसरे क्रम के योद्धा के रूप में आगे बढ़ने के बाद उसकी ताकत वास्तव में एक दूसरे क्रम के योद्धा के बराबर थी, यानी 2 पत्थरों की ताकत के बराबर। पृथ्वी पर यदि 7 वर्ष के बच्चे में 200 पाउंड की ताकत होती तो यह एक अविश्वसनीय आश्चर्य होता, लेकिन यहाँ मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में यह कुछ भी प्रशंसनीय नहीं था। छोटे से प्रांगण से ध्रुवांत पूर्वी प्रांगण की ओर चला गया। अपने छोटे से आंगन से कुछ ही दूरी पर उसने कई जागीरदारों की गपशप सुनी। जी, मैंने सुना है कि यंग लॉर्ड आशीष ने सिर्फ 3 दिनों में अपनी युद्ध क्यूई को सफलतापूर्वक संघनित कर लिया है। हमारे समय में हमें अपनी युद्ध क्यूई को संघनित करने में 2 महीने लगे थे। इस दर से यंग लॉर्ड आशीष 4 महीने से भी कम समय में फर्स्ट ऑर्डर योद्धा बनने में सक्षम हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि यंग लॉर्ड ध्रुवांत का अभ्यास कैसा चल रहा है। युवा लॉर्ड ध्रुवांत। हालांकि युवा लॉर्ड ध्रुवांत की प्रतिभा खराब नहीं है, लेकिन युद्ध क्यूई को सफलतापूर्वक संघनित करने के लिए कम से कम 1 महीने का समय चाहिए होगा। यह युवा लॉर्ड आशीष के लिए बिल्कुल अतुलनीय है। प्रथम आदेश तक पहुंचने के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। तो वह छोटा सा बदमाश आशीष पहले से ही अपनी युद्ध क्यूई को संघनित करने में सफल रहा था। ध्रुवांत अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए वहां खड़ा था, बिल्कुल एक छोटे आकार के वयस्क की तरह, क्योंकि वह कई मनोर गार्डों को दूर जाते हुए देख रहा था। जागीरदारों की गायब होती पीठों को देखते हुए ध्रुवांत पूर्वी प्रांगण के हॉल की ओर बढ़ गया। पूर्वी प्रांगण में पहुंचने और मुख्य हॉल में प्रवेश करने के कुछ ही क्षण बाद उसके पिता और मां के अलावा उसकी छोटी बहन श्रुति और उसका 4 वर्षीय छोटा भाई चेतन भी वहां थे। पिताजी, मां। ध्रुवांत ने मुख्य हॉल में प्रवेश करते हुए पुकारा। बैठो। भीम ने अपना सिर उठाया और ध्रुवांत को इशारा किया कि वह मुख्य हॉल के अंदर एक खास कुर्सी पर बैठे। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे।
बैठते हुए ध्रुवांत ने पाया कि गायत्री के चेहरे पर उसके पिता जैसा ही भाव था, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और पूछा, पिताजी, माँ क्या हुआ? कुछ दिन पहले तुमने मल्लू के बेटे को पीटा था। भीम ने अपने बेटे को घूरते हुए पूछा। ध्रुवांत ने अपनी नजर अपनी छोटी बहन श्रुति की ओर घुमाई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह मामला उसकी बहन ने ही बताया था। ध्रुवांत की नजर उस पर थी। यह जानते हुए श्रुति ने अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली। ध्रुवांत की ओर देखने से डरी। वह बच्चा पिटाई चाहता था। ध्रुवांत ने शांति से कहा। भीम और गायत्री एक दूसरे को देखकर अचंभित रह गए। इन दिनों तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है? भीम ने कुछ क्षण बाद पूछा। अब पिछली बात पर कोई सवाल नहीं किया। पिछले कुछ दिनों में ध्रुवांत दिन रात प्रशिक्षण कर रहा था, चाहे समय कोई भी हो। भीम और गायत्री ने निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया था और उन्हें यह जानकर सुकून मिला कि ध्रुवांत अपनी साधना में प्रयास कर रहा था। अपने पिता के अभ्यास के बारे में सवाल सुनकर ध्रुवांत एक पल के लिए झिझक गया। क्या उसे उन्हें सच बताना चाहिए, या उसे अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा छिपाना चाहिए, या शायद यह बताना चाहिए कि उसने पहले से ही युद्ध क्यूई को संघनित कर लिया है? अपने बेटे के चेहरे पर झिझक देखकर भीम ने उसे सांत्वना दी। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने युद्ध क्यूई को संघनित नहीं किया है। मुझे युद्ध क्यूई को सफलतापूर्वक संघनित करने में पूरा 1 महीना लग गया। यह सही है ध्रुवांत, तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारे पिता से कहीं ज्यादा है। तुम 1 महीने के बाद निश्चित रूप से युद्ध क्यूई को संघनित करने में सक्षम हो जाओगे, गायत्री ने कहा। सच तो यह है कि जब उन दोनों ने ध्रुवांत के चेहरे पर झिझक के भाव देखे तो उन्हें लगा कि ध्रुवांत को यह उत्तर देने में शर्म आ रही है कि उसने अभी तक युद्ध क्यूई को संघनित नहीं किया है। ध्रुवांत अपने माता पिता की बातें सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हालांकि थोड़ा सोचने के बाद उसने अपने माता पिता की सोच के अनुसार चलते हुए कहा, पिताजी, माँ, निश्चिंत रहें कि 1 महीने बाद मैं निश्चित रूप से युद्ध क्यूई को संघनित करने में सक्षम हो जाऊंगा। अपने बेटे की शपथ सुनकर भीम और सुया दोनों बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि ध्रुवांत ने ऐसा कहा था, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता गहरा गई क्योंकि उन्होंने ध्रुवांत की शपथ की संदिग्धता के बारे में सोचा। भीम ने तब अपने बेटे को जवाब देते हुए कहा, ध्रुवांत, परसों आशीष ने घोषणा की थी कि वह वार्षिक कबीले की सभा के दौरान तुम्हारे दोनों हाथों को अपंग कर देगा। ध्रुवांत को अंततः अपने माता पिता के चेहरे पर चिंता का भाव समझ में आ गया। शायद दूसरे लोग ऐसा करने की हिम्मत न करें, लेकिन चूंकि आशीष ने इतना कहने की हिम्मत की है तो शायद वह कबीले की सभा के दौरान अपने हाथों को अपंग कर लेगा और दावा करेगा कि यह गलती से हुआ था। उस समय दादा प्रताप राणा भी उसे दंडित नहीं करेंगे और इसके बजाय उसे कुछ कठोर शब्दों के साथ ही फटकार लगाएंगे। मेरे दोनों हाथों को अपंग कर दोगे? ध्रुवांत मुस्कुराया। उसके दिल में क्रूरता की एक झलक उभर रही थी। ध्रुवांत की उदासीनता को देखकर गायत्री को डर था कि ध्रुवांत को मामले की गंभीरता का पता नहीं है। ध्रुवांत, आशीष ने सफलतापूर्वक युद्ध क्यूई को संघनित कर लिया है और साल के अंत तक वह लेट फर्स्ट ऑर्डर योद्धा बनने में सक्षम हो जाएगा। वह वही करेगा जो उसने कहा था। उस समय वह निश्चित रूप से आपकी दोनों भुजाओं को अपंग कर देगा। जैसे ही गायत्री ने यह कहा, ध्रुवांत के हाथों के अपंग होने की छवि उसके दिमाग में कौंध गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? गायत्री फूट फूट कर रोने लगी। भीम ने अपनी पत्नी की ओर देखा जो आंसुओं में डूबी हुई थी और बहुत परेशान थी। महिला, तुम क्यों रो रही हो? क्या रोने से कोई मदद मिल सकती है? गायत्री ने आंसुओं से भरा चेहरा लेकर पलटकर कहा, अगर ध्रुवांत विकलांग हो गया तो तुम क्या करोगे? अगर ध्रुवांत के दोनों हाथ बेकार हो गए तो वह कैसे जीवित रहेगा? भीम, तुम बड़े भाई को क्यों नहीं खोजते? उसे आशीष से हमारे ध्रुवांत को छोड़ने के लिए कहने दो। बड़े भाई से विनती है। भीम ने भौहें सिकोड़ी से उत्तरी प्रांगण की दिशा में ले गया। पिताजी, मैं। पूर्वी प्रांगण के मुख्य हॉल से बाहर आते हुए ध्रुवांत ने अपना मुंह खोला और कहना चाहा कि शीशनाथ की तलाश करना जरूरी नहीं है, लेकिन भीम ने उसे बीच में रोक दिया। ध्रुवांत, अपने सबसे बड़े चाचा के सामने तुम्हें व्यवहार करना चाहिए, समझे? यह कहने के बाद ध्रुवांत के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह और ध्रुवांत उत्तरी प्रांगण की ओर चल दिए। जब वे उत्तरी प्रांगण में पहुंचे तो पिता पुत्र शीशनाथ और आशीष मुख्य हॉल में थे। संयोग से मल्लू और दीपू भी वहां थे। अध्याय 06 मुझसे भीख मांगना बेकार है। हॉल में बैठे हुए हालांकि शीशनाथ को भीम और ध्रुवांत का आना थोड़ा अचानक लगा, फिर भी वह बैठा रहा और जब भीम हॉल में दाखिल हुआ तो वह खड़ा नहीं हुआ। द्वितीय जागीरदार मल्लू और उनके बेटे दीपू ने देखा कि यह भीम था, तुरंत खड़े हो गए और भीम का अभिवादन किया। शीशनाथ की तरह बैठे रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। भीम ने पहले झो पिता और पुत्र की जोड़ी की ओर सिर हिलाया और फिर वह शीशनाथ की ओर मुड़ा। बड़े भाई, ध्रुवांत ने कुछ अनिच्छुक स्वर में कहा। बड़े चाचा, शीशनाथ का चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था और उसने कहा, दूसरे भाई, आप यहाँ हैं, बैठिए। भीम और ध्रुवांत एक तरफ की कुर्सियों पर बैठ गए। भीम बैठते समय सोच रहा था कि उसे शीशनाथ से अपनी बात कैसे कहनी चाहिए। दूसरे भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? इस समय शीशनाथ ने पूछा। भीम एक पल के लिए झिझका और फिर ईमानदारी से बोला, बड़े भाई, मैंने सुना है कि आशीष ने कहा था कि साल के अंत में होने वाली वार्षिक कबीले की सभा में वह ध्रुवांत की दोनों भुजाओं को अपंग कर देगा। इसलिए भीम के शब्द यहीं समाप्त हो गए। ओह, क्या ऐसी कोई बात है? शीशनाथ आश्चर्यचकित हुआ। ध्रुवांत ने अपने चाचा शीशनाथ के भावशून्य भाव को देखा और मन ही मन हंसा। यहाँ तक कि उसके पिता भीम ने भी इस मामले के बारे में सुना है, जिसका मतलब है कि यह खबर पूरे राणा कबीले के मनोर में पहले ही फैल चुकी थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि शीशनाथ को इसके बारे में पता न हो। आशीष, क्या ऐसी कोई बात है? शीशनाथ ने पलटकर अपने बेटे आशीष से पूछा।
आशीष ने बिना पलक झपकाए और चेहरे पर एक समान भाव के साथ उत्तर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। भीम और ध्रुवांत की ओर देखते हुए आशीष ने आगे कहा, मेरी राय में ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर हमारे उत्तरी प्रांगण के लिए परेशानी खड़ी करने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भीम ने जब यह सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या इसका मतलब यह था कि वह और उसका बेटा बेकार लोग हैं जिनके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, इसलिए वे शीशनाथ और उसके बेटे के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए दौड़ पड़े? ध्रुवांत शीशनाथ और आशीष को देख रहा था। पिता और पुत्र की इस जोड़ी का प्रदर्शन, जिसमें एक व्यक्ति मासूमियत से पूछता है और दूसरा उसी तरह जवाब देता है, हास्यास्पद था। उसने मन ही मन उपहास किया। बड़े भाई, आप इस मामले पर क्या कहते हैं? अपने गुस्से को रोकते हुए भीम शीशनाथ की ओर मुड़ा। शीशनाथ ने अपना भावशून्य भाव बनाए रखते हुए हाथ हिलाया। ठीक है दूसरे भाई, चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है तो अब आप वापस जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। शीशनाथ के शब्दों के पीछे का अर्थ बहुत स्पष्ट था कि भीम मुसीबत की तलाश में आया था। अपने बढ़ते गुस्से को दबाते हुए भीम ने कहा, बड़े भाई, आप यह कहना चाहते हैं कि हम पिता और पुत्र के पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, इसलिए हम आपके लिए परेशानी खड़ी करने यहाँ आए हैं। शीशनाथ ने भौहें सिकोड़ी और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। अगर बात सच भी हो तो क्या हुआ? कबीले की सभा के दौरान एक ही उम्र के साथियों के बीच झगड़ा होना एक आम बात है। शीशनाथ ने यह बात हल्के फुल्के अंदाज में कही, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि आशीष ध्रुवांत की दोनों भुजाओं को अपंग करना चाहता था। भीम गुस्से में खड़ा हो गया, अपने बड़े भाई शीशनाथ को घूरते हुए। क्या आप यह कह रहे हैं कि भले ही आशीष ने ध्रुवांत की दोनों भुजाएं बर्बाद कर दी, यह सामान्य है? चेहरे पर उदासीनता के भाव के साथ शीशनाथ ने कहा, तो क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि मुझे वार्षिक कबीले सभा के दौरान साथियों के बीच होने वाले द्वंद्वयुद्ध पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? साथियों के बीच होने वाला द्वंद्वयुद्ध पिताजी द्वारा निर्धारित नियम है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पिताजी द्वारा निर्धारित नियम गलत हैं? ध्रुवांत की आंखों में एक कठोर प्रकाश चमक रहा था। उसके पिता का इरादा सिर्फ शीशनाथ को अपने बेटे को ध्रुवांत को जाने देने की सलाह देने का था। हॉल में मौजूद हर कोई जानता था कि उसके पिता का इरादा क्या था, लेकिन शीशनाथ ने तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश किया, यह दावा करते हुए कि भीम उससे, शीशनाथ से, उनके पिता द्वारा निर्धारित एक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध कर रहा था ताकि उसके लिए चीजें मुश्किल हो जाएं। मल्लू और दीपू, दोनों पिता और पुत्र, बिना कुछ बोले वहीं बैठे रहे। उनकी आंखों में उनकी खुशी साफ झलक रही थी। भीम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपनी दोनों मुट्ठियां भींचते हुए और गहरी सांस लेते हुए उसने शीशनाथ से कहा, ध्रुवांत तुम्हारा भतीजा है। शीशनाथ ने अपनी भौं उठाई, ध्रुवांत की ओर देखा और भीम से कहा, क्या मुझे इस बारे में आपको याद दिलाने की जरूरत है? क्या मैं नहीं जानता कि वह मेरा भतीजा है? भले ही वह मेरा भतीजा हो, लेकिन आपका मुझसे भीख मांगना बेकार है। भीम अपने गुस्से के बावजूद हंसा। अच्छा, अब उसने आखिरकार अपने बड़े भाई का असली चेहरा देखा और उसके दिल में एक खौफनाक एहसास भर गया। दशकों का भाईचारा, फिर भी वे अजनबियों से बेहतर नहीं हैं। ध्रुवांत ठंडे स्वर में यह कहने से खुद को रोक नहीं सका, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आपका बेटा कबीले की सभा के दौरान मुझे अपंग करने में सक्षम है? बेशर्म! ध्रुवांत जैसे छोटे से बदमाश को मल्लू के सामने उसका नाम पुकारने की हिम्मत करते देख वह गुस्से से खड़ा हो गया और उसने ध्रुवांत पर वार करने के लिए अपनी हथेली उठाई। एक जबरदस्त युद्ध क्यूई ध्रुवांत की छाती की ओर लक्षित था। अचानक एक छाया चमकी और ध्रुवांत के लिए युद्ध क्यूई को अवरुद्ध कर दिया। बूम! एक विस्फोट हुआ और ध्रुवांत के सामने हमले को रोकने वाला सिलहूट डेंग डेंग ध्वनि के साथ भारी रूप से पीछे हट गया। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? ध्रुवांत चिंतित था और तेजी से अपने पिता के पास गया। भीम ने अपना हाथ हिलाया और अपना सिर हिलाया, मैं ठीक हूं। अंत में ध्रुवांत अभी भी शीशनाथ का भतीजा था। हालांकि वह क्रोधित था। शीशनाथ ने नियंत्रण के साथ हमला किया। अन्यथा भीम की छठी क्रम की ताकत के साथ 7वें क्रम के योद्धा शीशनाथ की हथेली को रोकना अपर्याप्त होगा। ध्रुवांत ने यह देखकर राहत की सांस ली कि उसके पिता को कोई चोट नहीं आई है। इस समय आशीष, जो चुपचाप किनारे पर खड़ा था, आया और बोला, दूसरे चाचा, यदि आप चाहते हैं कि मैं ध्रुवांत को छोड़ दूं तो यह असंभव नहीं है। जब तक ध्रुवांत घुटने टेक दे, 3 बार जोर से प्रणाम करे और मुझे वर्ष के अंत में कबीले की सभा में उसे 20 बार थप्पड़ मारने दे, तब मैं उसे छोड़ दूंगा। 3 बार प्रणाम और 20 थप्पड़। भीम की भौहें कसकर सिकुड़ गईं और उसने अपने बेटे की ओर देखा। ध्रुवांत ने आशीष को देखा और ठंडी आवाज में कहा, अतीत में या अब, मैं ध्रुवांत स्वर्ग के सामने और पृथ्वी के सामने घुटने टेकता हूँ, लेकिन कभी किसी व्यक्ति के सामने नहीं। फिर भीम की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, पिताजी, चलो स्वर्ग के सामने घुटने टेकना, धरती के सामने घुटने टेकना, लेकिन कभी किसी इंसान के सामने नहीं। भीम चौंका, लेकिन उसने प्रशंसापूर्वक मुस्कुराया, अच्छा बेटा, चलो चलें। यह कहते हुए भीम और ध्रुवांत जाने के लिए मुड़े। आशीष ने भीम और ध्रुवांत के विदा होते हुए छायाचित्रों को देखा और अपने दिल में बढ़ते क्रोध के साथ वह ध्रुवांत की पीठ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, ध्रुवांत, क्या आपको लगता है कि मैं कबीले की सभा के दौरान आपकी बाहों को अपंग करने की हिम्मत नहीं करूंगा? ध्रुवांत ने अपने पिता के साथ उत्तरी प्रांगण के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। शीशनाथ ने 2 गायब हो रही आकृतियों को देखा। उसका चेहरा उलझन में था। सबसे बड़े जागीरदार, सिर्फ ध्रुवांत की पहचान के कारण वह परिवार के बड़ों के प्रति अनादरपूर्ण था, यहाँ तक कि सबसे बड़े जागीरदार को नाम से संबोधित करने की हिम्मत भी कर रहा था। यह बहुत इस समय मल्लू शीशनाथ के पास गया और बोल रहा था। हालांकि शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि शीशनाथ की हथेली मल्लू के चेहरे से गुजरी और उसके चेहरे पर 5 उंगलियों जैसा स्पष्ट लाल निशान छोड़ गई।
शीशनाथ ने मल्लू को देखा। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। यह हम भाइयों के बीच का मामला है, तुम इसमें दखल देने के लायक नहीं हो। हाँ हाँ ज्येष्ठ मनोज स्वामी, यह अधीनस्थ की गलती है, अधीनस्थ की गलती है। मल्लू घबरा गया और बार बार माफी मांगी। थोड़ी देर बाद ध्रुवांत और उसके पिता भीम पूर्वी प्रांगण में वापस आ गए। गायत्री को पता चला कि ध्रुवांत और भीम वापस आ गए हैं। वह जल्दी से उनके पास गई और चिंतित स्वर में पूछा, कैसा रहा? भीम को समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। इसके बजाय ध्रुवांत ने कहा, माँ, आपको कबीले की सभा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। यह सुनने के बाद गायत्री को लगा कि आशीष ने कबीले की सभा के दौरान ध्रुवांत को जाने देने का वादा किया था और उसका चिंतित दिल आखिरकार शांत हो गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, यह बहुत बढ़िया है, फिर सब ठीक है। भीम ने कुछ कहना चाहा तो अपना मुंह खोला, लेकिन अपनी पत्नी की खुश मुस्कान को देखकर अंत में उसने कुछ नहीं कहा। अध्याय 07। एक अजीब घाटी। पूर्वी प्रांगण के भीतर अपने छोटे से आंगन में ध्रुवांत लकड़ी के बिस्तर पर बैठा उत्तरी प्रांगण के दृश्य के बारे में सोच रहा था। आशीष और उसके पिता के अहंकारी, ठंडे और पाखंडी प्रदर्शन ने उसके दिल में द्वेष की भावना पैदा कर दी। शुरू में जब उसने वर्ष के अंत में कबीले की सभा के दौरान आशीष को बुरी तरह हराने की योजना बनाई थी, तो उसे कुछ संदेह था, लेकिन अब यह पूरी तरह से गायब हो गया था। संभवतः शीशनाथ को लगता है कि मुख्य मनोज स्वामी का पद उसकी उंगलियों से नहीं फिसलेगा। ध्रुवांत ने हंसी उड़ाई। जब से आशीष की मार्शल आत्मा जागृत हुई, तब से अधिकांश बुजुर्ग शीशनाथ के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण युद्ध क्यूई दान से संबंधित पिछली घटना हुई। साथ ही आज उत्तरी प्रांगण का दृश्य भी सामने आया। थोड़े समय बाद अपनी शत्रुता को दबाते हुए ध्रुवांत ने अपनी युद्ध क्यूई को प्रशिक्षित करने के लिए त्रिकाय साधना सूत्र तकनीक को चलाना शुरू कर दिया। दो सिर वाला सर्प मार्शल आत्मा उभरा, ध्रुवांत के पीछे मंडराता हुआ और आसपास की दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलना शुरू कर दिया। ध्रुवांत ने देखा कि दूसरे क्रम के योद्धा के रूप में उनकी उन्नति के बाद उनकी मार्शल आत्मा की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति काफी बढ़ गई थी। इसके अलावा पहले हथेली के आकार के दो सिर वाले सर्प मार्शल आत्मा का आकार दोगुना हो गया था। इसकी चमकदार काली रोशनी और नीली रोशनी मोटी और चमकदार हो गई थी। जैसे जैसे दो सिर वाले सर्प मार्शल आत्मा ने आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया, कमरे में लगातार काली और नीली रोशनी चमकती रही। आध्यात्मिक ऊर्जा की कई किस्में ध्रुवांत की मध्याह्न रेखाओं में अवशोषित हो रही थीं, जो लगातार युद्ध क्यूई में परिवर्तित हो रही थीं, तथा बार बार दूसरी परत की मध्याह्न रेखाओं के साथ प्रवाहित हो रही थीं। कुछ दिन तो देखते ही देखते बीत गए। पिछले कुछ दिनों में ध्रुवांत ने एक बार फिर समय की परवाह किए बिना पागलों की तरह अभ्यास किया। इन दिनों के अभ्यास का परिणाम यह हुआ कि ध्रुवांत द्वितीय श्रेणी के आरंभिक शिखर तक पहुंचने में सफल रहे। इस दौरान भीम और गायत्री रोजाना ध्रुवांत के छोटे से आंगन में उसका हालचाल जानने के लिए आते थे। अपने बेटे को इस तरह पागलों की तरह अभ्यास करते देख भीम और गायत्री दोनों ही परेशान हो गए थे। गायत्री ने चुपके से रोना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि भले ही भीम और ध्रुवांत ने उत्तरी आंगन में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में कभी विस्तार से नहीं बताया था, फिर भी वह कुछ दिनों पहले जागीर के नौकरों की गपशप से पता लगाने में कामयाब रही थी कि क्या हुआ था। आधा महीना बीत गया। इस आधे महीने में ध्रुवांत या तो अपने छोटे से आंगन में अपनी युद्ध क्यूई का प्रशिक्षण ले रहा था या पीछे के पहाड़ में अपने कायांतरण सूत्र शास्त्र का प्रशिक्षण ले रहा था। चूंकि कायांतरण सूत्र शास्त्र एक रहस्य था, इसलिए वह केवल रात में पीछे के पहाड़ पर अभ्यास करने के लिए बाहर जा सकता था। घने जंगल में रात के अंधेरे की आड़ में एक छोटी सी आकृति अजीब मुद्रा में खड़ी थी। अंधेरी रात, घने जंगल के पेड़ और एक अजीब सी मुद्रा में खड़ी एक छोटी सी आकृति। यह दृश्य पत्तियों के बीच से चमकती चांदनी से पूरा हो रहा था, जो जमीन पर नरम चांदी के धब्बे बना रही थी। अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर ध्रुवांत ने कायांतरण सूत्र शास्त्र कानून के माध्यम से दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित किया, जिससे यह नंगी आंखों से दिखाई देने लगी। ध्रुवांत की मेरिडियन में ऊर्जा को बहते हुए देखा जा सकता था, जो उनकी नाभि के नीचे स्थित डेंटियन में मिलने से पहले आंतरिक शक्ति में परिवर्तित हो जाती थी। धीरे धीरे रात फीकी पड़ने लगी और प्रकाश ने अंधकार को पीछे छोड़ दिया और घास पर बनी ओस की बूंदें सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने लगी। ध्रुवांत ने अपनी आंखें खोलने से पहले कायांतरण सूत्र शास्त्र कानून के माध्यम से भागना बंद कर दिया। अचानक ध्रुवांत ने धीमी आवाज में आवाज लगाई। अपनी दोनों हथेलियां लहराते हुए उसका सिलहूट जमीन से बहुत ऊपर उछल गया और हथेली के प्रहार की छाया नीचे घास के मैदान पर भारी रूप से गिरने लगी। ऊर्जा तेजी से आसपास के स्थान में घूम रही थी, हवा के साथ सीटी बजा रही थी। यह श्रेष्ठ मार्शल कौशल ध्रुवांत को उसके पिछले जन्म में उसके परिवार इथरियल पाम से विरासत में मिला था। जैसे ही ध्रुवांत की हथेलियां बाहर निकलीं, उनकी भुजाएं अगोचर और अमूर्त प्रतीत हुई। हवा में भाप के रूप में संघनित हथेली का निशान, प्रत्येक हथेली का प्रहार लंबे समय के बाद भी नष्ट नहीं हुआ। इथरियल पाम की सर्वोच्च स्तर की महारत, बिना नष्ट हुए संघनित अंतहीन आंतरिक शक्ति। अपने पिछले जीवन में ध्रुवांत को न केवल अपनी शारीरिक बनावट के कारण बल्कि अपनी अद्भुत समझने की क्षमता के कारण भी मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में जाना जाता था। आधे घंटे बाद ध्रुवांत धीरे धीरे रुक गया। कुछ देर सांस लेने के बाद आसपास के क्षेत्र के पेड़ गिर पड़े और प्रत्येक पेड़ के तने पर ताड़ के निशान दिखाई देने लगे। पेड़ के तने पर हथेली के निशानों को देखकर ध्रुवांत की भौहें सिकुड़ गईं। अगर यह उसका पिछला जीवन होता तो उसकी ईथर हथेली कोई स्पष्ट निशान नहीं छोड़ती। अंत में यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी आंतरिक शक्ति अभी भी बहुत कमजोर थी। मुझे आश्चर्य है, इस मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड के युद्ध कौशल की शक्ति क्या है, ध्रुवांत ने मन ही मन सोचा।
आम कुलों के नियमों के अनुसार केवल उन बच्चों को ही कुल की युद्ध तकनीक का अभ्यास करने की अनुमति थी जिन्होंने कम से कम चौथे क्रम के योद्धा की डिग्री हासिल की हो, क्योंकि केवल इस स्तर की नींव हासिल करने के बाद ही वे युद्ध तकनीक की शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम हो सकते थे। शुरुआती योद्धा चरणों में वे बहुत कम उपयोगी होते हैं। उस समय ध्रुवांत को अचानक अपने पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बड़े पेड़ पर आधा मीटर का एक जीव लटका हुआ था, जिसका शरीर बैंगनी रंग का था और उसकी आंखें हल्की नीली थीं। वायलेट भक्षक आत्मा बंदर। ध्रुवांत आश्चर्यचकित था। ध्रुवांत ने एक बार अपने पिछले जीवन के पुराने पारिवारिक अभिलेखों में इसका एक चित्र देखा था। बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर एक दुर्लभ आत्मा जानवर था। ध्रुवांत को अपनी ओर देखते देख छोटा बैंगनी आत्मा बंदर मुस्कुराया और जीजी चिल्लाया। उसके हाथ ध्रुवांत की ओर इशारा कर रहे थे। फिर वह मुड़ा और पहाड़ों के गहरे हिस्सों की दिशा में भाग गया। ध्रुवांत ने छोटे बैंगनी बंदर का पीछा करते हुए पहाड़ों की गहराई में जाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की। ध्रुवांत को आश्चर्य हुआ जब वह घने पत्तों के बीच से गुजरा तो वायलेट डिवॉयर स्पिरिट बंदर की गति देखकर। अगर ध्रुवांत ने कायांतरण सूत्र स्क्रिप्चर में प्रशिक्षण नहीं लिया होता और स्काई गायरेशन स्टेप का इस्तेमाल नहीं किया होता तो छोटे वायलेट बंदर की गति के साथ बने रहना वाकई मुश्किल होता। आधे घंटे बाद कई छोटी छोटी धाराओं और वन क्षेत्र को पार करने के बाद ध्रुवांत अंततः छोटे बैंगनी बंदर का पीछा करते हुए एक अजीब सी दिखने वाली घाटी में पहुंच गया। घाटी के अंदर शांति थी और भारी यिनक्यूई भीतरी घाटी से बाहर फैल रही थी, जिससे ध्रुवांत ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जी। जब ध्रुवांत गंभीरता से सोच रहा था कि क्या वह घाटी में प्रवेश करना चाहता है तो छोटा बैंगनी बंदर अंदर से वापस भागा, ध्रुवांत पर चीखता हुआ। जाहिर है वह चाहता था कि ध्रुवांत भी घाटी में उसका पीछा करे। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुवांत ने अपना पैर उठाया और छोटे लड़के के पीछे पीछे घाटी में कदम रखा। घाटी में प्रवेश करते ही मोटी यिनक्यूई की एक लहर ध्रुवांत के चेहरे पर लगी, जिसमें एक अप्रिय गंध थी। घाटी में कुछ ही दूर पर हर जगह मृत हड्डियों के बड़े बड़े ढेर और पहाड़ भी बिखरे हुए थे, जो बहुत पहले के युग से संबंधित थे। जैसे जैसे वे घाटी में आगे बढ़ते गए, हड्डियों के और भी पहाड़ दृश्य को सजाते गए। ध्रुवांत के 2 जन्मों के अनुभव के बावजूद, जिसने उसके मन और इच्छा शक्ति को उसकी उम्र के ज्यादातर बच्चों से ज्यादा मजबूत बना दिया था, वह इस स्थिति में शांत नहीं रह पाया। हालांकि जब ध्रुवांत वापस जाने वाला था तो वह अचानक हरी घास के एक बड़े मैदान में आ गया, जिसमें विदेशी फूलों की खुशबू हवा में फैल रही थी। यह ऐसा था जैसे ईडन का एक चित्रित चित्रण वास्तविकता में प्रकट हो गया हो। मैदान के केंद्र में एक फिरोजा झील थी। ध्रुवांत घाटी को देखकर दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि इस घाटी का अगला आधा हिस्सा मृत हड्डियों से अटा पड़ा होगा, बिल्कुल नरक के दृश्य की तरह, जबकि दूसरा आधा हिस्सा स्वप्नलोक था। इस समय छोटा बैंगनी बंदर एक पहाड़ी चट्टान पर चढ़ गया और ध्रुवांत की ओर इशारा करते हुए चीखने लगा। ध्रुवांत चट्टान के ऊपर चला गया और उसकी आंखें उन छोटी उंगलियों द्वारा बताई गई दिशा में चली गईं। चट्टान के शीर्ष पर एक छोटी मोटी हरी बेल पर कुछ लाल रंग के फल उग रहे थे। इन लाल रंग के फलों को देखकर कोई भी भ्रमित हो जाता था। फलों की खुशबू हवा में फैलती थी, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। क्या यह यांग फल हो सकता है? ध्रुवांत दंग रह गया, बहुत आश्चर्यचकित हुआ। यांग फल चरम यिन की भूमि पर उगता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 9 प्रकार के यांग क्यूई को अवशोषित करता है। यदि युद्ध क्यूई में साधना करने वाले लोगों द्वारा लिया जाता है तो यह न केवल युद्ध क्यूई साधना को बढ़ा सकता है, बल्कि यह मज्जा को शुद्ध भी करता है और लुब्धि धुलाई प्रभाव प्रदान करता है, जो किसी की भविष्य की साधना के लिए अकल्पनीय लाभ लाएगा। अध्याय 08। झील के तल पर सौभाग्यपूर्ण साहसिक कार्य। ध्रुवांत ने यांग फल के कई टुकड़ों को घूरते हुए देखा। उसकी आंखें वासना से जल रही थीं। उसका गला घबराहट से कांप उठा और फिर वह वायलेट भक्षक आत्मा बंदर की ओर मुड़ा, क्योंकि उसे आखिरकार समझ में आ गया कि यह छोटा बैंगनी बंदर उसे यहाँ क्यों लाया था। यांग फल के कई टुकड़े चट्टान पर 20 से 30 मीटर की ऊंचाई पर थे। यह छोटा सा लड़का सिर्फ देख सकता था, लेकिन खा नहीं सकता था, इसलिए उसे फलों को चुनने में मदद करने के लिए लाया गया। छोटे दोस्त, तुम मुझे यहाँ ये यांग फल चुनने में मदद करने के लिए लाए हो? ध्रुवांत ने पूछा। हूँ। छोटे बैंगनी बंदर की आंखों में खुशी झलक रही थी और उसने उत्साह से सिर हिलाया। ध्रुवांत मुस्कुराया। यह छोटा सा लड़का वाकई बहुत प्यारा था। चट्टान पर 20 मीटर से ज्यादा ऊपर यांग फलों की ओर मुड़कर उसने आसपास के माहौल का जायजा लिया। चट्टान की दीवार शिखर तक पूरी तरह चिकनी थी और उस पर मजबूती से पकड़ बनाने के लिए कोई जगह नहीं थी। 20 मीटर ऊंचे फलों को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था, खासकर मौजूदा ध्रुवांत के लिए। कुछ ही पलों बाद ध्रुवांत ने छलांग लगाई। लगभग 4 से 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हुए उसकी उंगलियां पंजे के आकार में मुड़ गईं और उसकी उंगलियां चट्टान की दीवार में धंस गईं। हालांकि चट्टान की दीवार चट्टान की तरह सख्त थी और उसकी उंगलियां केवल कुछ मिलीमीटर गहराई तक ही घुस पाईं, लेकिन हवा में झूलते हुए उसके छोटे शरीर को सहारा देने के लिए यह काफी था। इसके बाद उसने अपने बाएं हाथ से भी ऐसा ही किया, अपनी उंगलियों को पंजे में मोड़कर उन्हें चट्टान की दीवार में ऊपर की ओर डाला, जिससे उसका शरीर स्थिर हो गया। इसी तरह एक एक कदम बढ़ाते हुए ध्रुवांत धीरे धीरे यांग फलों की ओर चढ़ता गया। रास्ते के हर कदम पर उसे अपने शरीर को सहारा देने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति लगानी पड़ती थी, जिससे यह बेहद कठिन हो जाता था। जब वह 10 मीटर के निशान को पार कर गया तो वह पहले से ही भारी सांस ले रहा था। उसकी गति धीमी हो गई थी। जमीन पर हंसमुख चीखता हुआ छोटा बैंगनी बंदर शांत हो गया। हल्की नीली आंखों की जोड़ी ने ध्रुवांत के सिलहूट को चिंता से देखा, जैसे कि उन्हें चिंता हो कि ध्रुवांत कभी भी नीचे गिर सकता है।
वायलेट डिवॉयर स्पिरिट मंकी की चौकस निगाहों के नीचे ध्रुवांत का छोटा पतला शरीर आखिरकार 20 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद यांग फल तक पहुंच गया। अपने सामने यांग फल के 5 टुकड़ों को देखते हुए ध्रुवांत की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने सावधानी से एक छोटा कपड़ा निकाला जो उसने पहले से तैयार किया था। धीरे से एक एक करके यांग फलों को उठाकर उन्हें कपड़े के छोटे टुकड़े में रखा और सावधानी से लपेटा, फिर अंत में जमीन पर छलांग लगा दी। ध्रुवांत ने नीचे उतरते समय हवा में अपनी गति कम करने के लिए चट्टान की दीवार पर कई बार अपना पैर पटका। उसे यांग फल सफलतापूर्वक तोड़ते देख छोटा बैंगनी बंदर खुशी से चीखने लगा और अपने छोटे पंजों से खुशी के इशारे करने लगा। अपनी प्रसन्नता प्रदर्शित करने के बाद छोटा बैंगनी बंदर शांत हो गया और हुआंग शियालोंग के हाथों में यांग फलों से भरे छोटे कपड़े के बंडल को दयनीय दृष्टि से देखने लगा। छोटा लड़का पकड़ो। ध्रुवांत छोटे बैंगनी बंदर की हरकतों पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। कपड़े के बंडल से यांग फल के 2 टुकड़े निकालकर उसने उसे फेंक दिया। छोटा बैंगनी बंदर उछल पड़ा और दोनों फलों को एक एक हाथ में पकड़ लिया। ध्रुवांत को खुशी से चिल्लाते हुए वह एक कोने में चला गया और यांग फलों से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए बैठने से पहले दोनों फलों को निगल लिया। छोटे बैंगनी बंदर को फल से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए साधना तकनीक चलाते हुए देखकर ध्रुवांत को आश्चर्य नहीं हुआ। अधिकांश आध्यात्मिक जानवर साधना कर सकते थे, बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर का तो कहना ही क्या, जो एक दुर्लभ शीर्षस्तरीय आत्मा जानवर था। छोटे बैंगनी बंदर को परेशान किए बिना ध्रुवांत ने आसपास की घाटी का सर्वेक्षण किया और यह निर्धारित करने के बाद कि यह सुरक्षित है, वह भी किनारे पर बैठ गया और यांग फल का एक टुकड़ा निकाला और उसे निगल लिया। फल की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए त्रिकाय साधना सूत्र तकनीक का उपयोग किया। जब यांग फल से ऊर्जा ध्रुवांत के पूरे शरीर में फैल गई तो 9 यांग ऊर्जा की कई किस्में लगभग तुरंत उभर आईं। 9 यांग ऊर्जा दुनिया में सबसे शुद्ध शीर्ष श्रेणी की अग्नि विशेषता आध्यात्मिक ऊर्जा थी। 9 यांग ऊर्जा के प्रवाह में डूबे हुए ध्रुवांत को बेहद आरामदायक और गर्म महसूस हुआ, जैसे कि वह किसी गर्म पानी के झरने में भीग रहा हो। उसके मेरिडियन के अंदर युद्ध क्यूई तेजी से बह रहा था। कुछ घंटे बीत गए। ध्रुवांत ने अपनी आंखें खोली। कुछ घंटों के बाद उसने आखिरकार उस एक यांग फल के भीतर की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसके शरीर के भीतर युद्ध क्यूई दोगुनी से भी ज्यादा मोटी हो गई, जिससे उसकी साधना स्वर्गीय द्वितीय श्रेणी के योद्धा के स्तर पर पहुंच गई। उनके मूल अनुमान के अनुसार द्वितीय श्रेणी तक पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 1.5 महीने का समय और लगेगा, लेकिन अब वे बहुत जल्दी सफल हो गए थे। ध्रुवांत अपनी उपलब्धि से खुश था। जैसे ही उसने यह सोचा, एक भयानक गंध ने उसकी नाक पर हमला कर दिया। नीचे देखते हुए उसने देखा कि उसका पूरा शरीर चिपचिपी काली मिट्टी की एक परत से ढका हुआ था। अपने पिछले जन्म में उसने यांग फल के समान कुछ खाया था, इसलिए वह जानता था कि यह चिपचिपी काली मिट्टी उसके शरीर से बाहर निकाली जा रही अशुद्धियां थीं। ध्रुवांत ने ताजगी से भरा हल्कापन महसूस करते हुए उछलकर देखा, फिर अपने अंगों को थोड़ा फैलाया। उसने देखा कि छोटा बैंगनी बंदर अभी भी यांग फल की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया और घास के मैदान के बीच में झील की ओर बढ़ गया। झील के सामने उसने अपने कपड़े उतार दिए और सावधानी से बचे हुए 2 यांग फलों को एक तरफ रख दिया। एक छपाक के साथ वह अपने शरीर से काली अशुद्धियों की परत को धोने के लिए झील में कूद गया। ध्रुवांत ने बहुत जल्दी खुद को साफ किया और झील से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसे झील के तल से एक ठंडी आभा के निशान महसूस हुए। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है तो उसे नोटिस करना मुश्किल होता है। ध्रुवांत की दिलचस्पी जाग उठी और वह झील में उतर गया। थोड़ी दूर गोता लगाने पर ध्रुवांत ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक गुफा का प्रवेश द्वार था, जहां से ठंडी आभा आ रही थी। थोड़ी देर बाद वह गुफा के मुख्य द्वार पर पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर प्रवेश कर गया। छेद से अंदर घुसते ही उसने देखा कि दीवारें सूखी थीं और फिसलन भरी गीली नहीं थीं, जैसा कि कोई सोच सकता है। गुफा की दीवार के एक तरफ एक हंस के अंडे के आकार का पानी फैलाने वाला मोती लगा हुआ था। यदि इस मोती को नीलामी में रखा जाए तो इसकी कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से अधिक होगी। ध्रुवांत इस गुफा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। सुरंग के साथ साथ करीब 10 मीटर चलने के बाद वह करीब 100 वर्ग मीटर चौड़े एक खाली हॉल में पहुंचा, लेकिन एक नजर में यह स्पष्ट था कि हॉल के अंदर कुछ भी नहीं था। हालांकि खाली हॉल के अलावा 3 और कमरे थे। ध्रुवांत पहले कमरे की ओर चला गया। पहले कमरे में उसे कुछ नहीं मिला, वह भी बाहर वाले हॉल की तरह खाली था। ध्रुवांत दूसरे कमरे में गया और वह भी खाली था। अरे मुझे मत बताओ कि तीसरा कमरा भी खाली है। ध्रुवांत खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सका। तीसरे कमरे के सामने खड़े होकर ध्रुवांत ने धीरे से अंदर झांका। आखिरकार तीसरे कमरे के अंदर एक जेड बिस्तर था और जेड बिस्तर के ऊपर अज्ञात सामग्रियों से बनी एक किताब थी। दीवारों पर आधे मीटर लंबे काले चमकदार ब्लेड की एक जोड़ी लटकी हुई थी। एक पल के लिए रुकते हुए ध्रुवांत की नजर जेड बेड के ऊपर रखी किताब पर पड़ी, इसलिए वह आगे बढ़ा और उसे उठा लिया। दिखने में पतली किताब इतनी भारी थी कि उसके हाथ वजन के नीचे दब गए, जिससे वह चौंक गया। यह किताब किस सामग्री से बनी थी कि इतनी पतली चीज का वजन 30 पाउंड के करीब था। पुस्तक के कवर पर प्राचीन शिलालेखों में 3 शब्द लिखे थे, असुर रणनीति। ठीक इसी समय जैसे कोई विस्फोट हुआ हो, ध्रुवांत के मन में उन्मत्त नरसंहार की एक भयावह आभा फैल गई। उसकी आंखें चमक उठीं और वह एक ऐसी जगह पर दिखाई दिया जो हड्डियों के अनंत पहाड़ों से घिरी हुई थी और जिसकी सीमा पर खून का असीम समुद्र था। हड्डियों के पहाड़ के ऊपर खड़े होकर ऐसा लग रहा था मानो वह नर्क से आए किसी असुर का अवतार हो। हड्डियों के अंतहीन पहाड़ों के ऊपर नाराज आत्माओं की भयावह छायाएं उस पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही थीं।
अनगिनत भयावह नाराज आत्माओं की उसे निगलने की इच्छा को महसूस करते हुए ध्रुवांत की आंखों में फिर से एक रोशनी चमकी और वह गुफा के तीसरे कमरे में वापस आ गया। हालांकि यह क्षण भर के लिए ही था, लेकिन ठंडे पसीने से उसका शरीर भीग गया। अपने हाथ में असुर रणनीति नामक पुस्तक को घबराहट के साथ देखते हुए हड्डियों के पहाड़ों और खून के असीम समुद्र वाला दृश्य दूसरी बार फिर से प्रकट नहीं हुआ, जिससे ध्रुवांत ने राहत की गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद अपने हृदय में आघात को दबाते हुए थोड़े कांपते हाथों से उसने असुर रणनीति का पहला पृष्ठ खोला। अध्याय 09। असुर के ब्लेड। असुर रणनीति के पहले पृष्ठ को पलटते हुए रक्तलाल आंखों की एक जोड़ी पृष्ठ से बाहर निकलती हुई प्रतीत हुई। एक असुर का मानव चित्रण जो अपने ऊपरी शरीर को उजागर करते हुए सीधा खड़ा है, तनी हुई मांसपेशियों को दिखा रहा है और सफेद बालों वाला सिर है। मानवरूपी असुर चित्रण का अध्ययन करते हुए नरक में होने की अनुभूति उसकी त्वचा में रेंगने लगी। पागलों की हत्या और शवों के अंधहीन समुद्र ने ध्रुवांत की इंद्रियों को भर दिया और उसकी आंखें रक्तलाल हो गईं। भ्रमित और दर्द में ध्रुवांत रक्तप्यास उन्माद में अपनी चेतना खोने लगा जब अचानक उसके पीछे 2 सिर वाला सर्प मार्शल आत्मा आकाश की ओर दहाड़ता हुआ दिखाई दिया। एक ऐसी गर्जना जो इतनी गर्जनापूर्ण थी कि उसने स्वर्ग को हिला दिया। जैसे ही वह होश में आया, उसकी आंखों से लाल रक्त की लालसा धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जागते हुए उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे कि वह उसकी छाती से बाहर निकलने वाला हो। इस समय मानव सदृश असुर का चित्र पुस्तक के पृष्ठ से उड़कर एक चमकीली चमक के साथ ध्रुवांत की भौहों के बीच में आ गया। मन के अंदर एक साधना तकनीक का विवरण उभरा। असुर रणनीति की पहली परत। नरक की उत्पत्ति, बुराई की शुरुआत। असुर रणनीति की युद्ध क्यूई साधना तकनीक की पहली परत का पाठ करते हुए ध्रुवांत ने इसे बहुत ही गहन और रहस्यमय पाया। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में युद्ध क्यूई साधना तकनीकों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यमय और पीला, और प्रत्येक श्रेणी को आगे विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था, निम्न, मध्य और उच्च स्तर। मुझे आश्चर्य है कि असुर रणनीति साधना तकनीक किस रैंक की है। थोड़ी देर बाद ध्रुवांत ने दूसरा पेज खोला। उस पर असुर का एक और मानवीय चित्रण था, लेकिन यह थोड़ा अलग था। असुर की पीठ के दूसरे चित्रण पर शैतानी काले पंखों की एक जोड़ी थी जो खुली हुई थी, जो एक दबंग आभा और नरसंहार के लिए एक स्वाद को प्रकट कर रही थी। पिछले पृष्ठ के अनुभव की तरह जब वह दूसरे पृष्ठ पर पहुंचा तो नरक से उत्पन्न एक वातावरण ने ध्रुवांत को घेर लिया और उसकी 2 सिर वाली सर्प मार्शल आत्मा एक बार फिर उसके पीछे प्रकट हुई, जिसने ध्रुवांत की चेतना को भ्रमित करने वाली रक्तप्यासी इच्छा को दबा दिया और असुर रणनीति की दूसरी परत उसके दिमाग के अंदर सफलतापूर्वक अंकित हो गई। तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वां पेज। ध्रुवांत ने एक एक करके पन्ने पलटे। हर पन्ने के पलटने के साथ ही उसके दिमाग में असुर रणनीति साधना तकनीक की एक और ऊपरी परत उभरने लगी। चूंकि उसकी पन्ने पलटने की गति धीमी थी, इसलिए उसे आखिरी पन्ने तक पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। अंतिम पृष्ठ पर चित्रण के स्थान पर भड़कीली सुलेख की एक पंक्ति अंकित थी। नरक की वध की आभा से घिरे हुए असुर रणनीति प्राप्त करने वाले को मेरा समर्थक शिष्य माना जाता है, जो असुर के द्वार पर शासन करता है। जब असुर प्रकट होता है तो वह पूरी दुनिया में अजय हो जाता है। शब्दों की यह पंक्ति असुर द्वार के प्रथम शासक भूदेव द्वारा छोड़ी गई थी। जब असुर प्रकट होता है, पूरे विश्व में अजय। ध्रुवांत दंग रह गया। इस असुर द्वार के प्रथम सम्राट भूदेव थोड़े बहुत पागल थे, है ना? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जिसने खुद को पूरी दुनिया में अजय घोषित करने की हिम्मत की, लेकिन इस भूदेव ने असुर रणनीति का अभ्यास करने के बाद लिखा, वह सभी के खिलाफ अजय होगा। शब्दों की एक सरल पंक्ति, लेकिन यह अत्यंत अहंकारी और दबंग था। इस समय किताब की रीढ़ से एक कागज का टुकड़ा गिरा। कागज के टुकड़े के अलावा एक गहरे रंग की अंगूठी भी थी। आश्चर्यचकित होकर ध्रुवांत ने जमीन से दोनों चीजें उठा ली। कागज पर लिखे स्पष्टीकरण से उसे पता चला कि अंगूठी को असुर अंगूठी कहा जाता था और दीवार पर लटकी 2 तीखी काली ब्लेड को असुर की ब्लेड कहा जाता था। ध्रुवांत को यह उम्मीद नहीं थी कि असुर अंगूठी वास्तव में एक स्थानिक अंगूठी थी जो केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थी। उनके पिता के अनुसार पूरे कौशल राज्य साम्राज्य में केवल सम्राट के पास ही एक थी, यहाँ तक कि उनके दादा हुआंग के पास भी एक नहीं थी। स्थानिक वलय की उपस्थिति खूनी संघर्ष का कारण बन सकती है। कुछ क्षण बाद अपने हृदय में उत्तेजना को दबाते हुए ध्रुवांत ने दिए गए निर्देश के अनुसार अपनी उंगली में सुई चुभोई और असुर अंगूठी पर खून की एक बूंद टपका दी। जब ताजा खून की बूंद गिरी तो गहरे रंग की अंगूठी से एक चमकीली रोशनी निकली और वह ऊपर तैरती हुई ध्रुवांत के बाएं हाथ की अनामिका पर आ गिरी। फिर वह उसके शरीर में समा गई और नजरों से ओझल हो गई। जब ध्रुवांत ने इसके बारे में सोचा तो वह फिर से उसकी अनामिका पर दिखाई दी। असुर रिंग के भीतर बड़ी जगह को महसूस करते हुए ध्रुवांत प्रसन्न हुआ। यह कुछ 100 घन मीटर से अधिक चौड़ा था और इस असुर रिंग के साथ उसके लिए सामान को इधर उधर ले जाना अधिक सुविधाजनक होगा, बिना इस बात की चिंता किए कि दूसरे लोग उसे जान लेंगे। उसके बाद वह पीछे मुड़ा, दीवार पर चमकदार काले ब्लेड की जोड़ी को देखा और एक छोटी सी छलांग के साथ उसने ब्लेड की जोड़ी को नीचे गिरा दिया। कृपाणों के शरीर से एक अजीब सी भनभनाहट निकल रही थी जो लोगों के दिमाग में घुस सकती थी, जिससे ठंडी चुभन जैसी सनसनी पैदा हो रही थी, जिससे लोग डर गए। ध्रुवांत ने अपने हाथों में असुर के ब्लेडों की जांच की। ब्लेडों के शरीर पर एक काले रंग की शैतानी धारा को हल्के से बहते हुए देखा, जो अप्रत्यक्ष रूप से भयावह भय की धुंधली छवियां बना रही थी। ध्रुवांत ने जितनी देर तक असुर के ब्लेड को अपने हाथों में थामा, उतना ही वह उनसे प्रेम करने लगा। असुर के ब्लेड, वध के ब्लेड, महान, यहाँ से तुम मेरे साथ मेरे सभी दुश्मनों का वध करने के लिए चलोगे? ध्रुवांत ने तलवारों की धार को सहलाते हुए कहा। मानो उसके शब्दों का अर्थ समझ में आ गया हो, तलवारों ने एक प्रसन्नतापूर्ण गुनगुनाहट जारी की।
यह देखकर ध्रुवांत और भी ज्यादा प्यार करने लगा। फिर मालिक को पहचानने की उसी विधि का उपयोग करते हुए उसने ब्लेड पर खून की कुछ बूंदें टपकाई और जैसे ही ताजा खून की बूंदें आपस में मिल गईं, ब्लेड से खून की लाल रोशनी फूट पड़ी जो हवा में मंडरा रही थी। एक ध्रुवांत के बाईं ओर और दूसरी दाईं ओर उड़ गई। ध्रुवांत की भुजाओं पर दो छोटे टैटू जैसे असुर के ब्लेड उभर आए। ध्रुवांत ने कागज के टुकड़े और असुर रणनीति की किताब को असुर रिंग में सुरक्षित रखने के लिए रख दिया और कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, वह रुक गया और जेड बिस्तर को देखते हुए पीछे मुड़ा। उसने ठंडा जेड बिस्तर भी ले लिया। तीसरे कमरे से बाहर निकलते हुए ध्रुवांत ने एक बार गुफा के चारों ओर चक्कर लगाया। यह पुष्टि करने के बाद कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, वह बाहर की ओर चला गया। उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर जड़े हुए जल फैलाने वाले मोती को हटाने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उसने भविष्य में गुफा का उपयोग अपने अभ्यास के लिए करने की योजना बनाई थी, क्योंकि घाटी में गुफा का स्थान अच्छी तरह से छिपा हुआ था। यही कारण था कि उसने जल फैलाने वाले मोती को नहीं लिया। इस गुफा को रखने के लाभ थे। झील से बाहर आकर ध्रुवांत तैरकर किनारे गया और अपने कपड़े पहनकर यांग फलों को अपनी अंगूठी में डाल लिया। हाँ, ठीक इसी समय छोटा बैंगनी बंदर यांग फल से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर चुका था और प्रसन्न चाल में ध्रुवांत की ओर दौड़ता हुआ आया। ध्रुवांत ने देखा कि दो यांग फलों को अवशोषित करने के बाद आत्मा भक्षक बैंगनी बंदर का फर चमकदार हो गया और उसकी आंखें चमकीली हो गईं, हालांकि उसके शरीर का आकार वही रहा। छोटे दोस्त, मुझे अब वापस जाना होगा, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा, ध्रुवांत आगे झुका और छोटे बैंगनी बंदर से कहा। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, छोटा बैंगनी बंदर चिल्लाया और एक पल में ध्रुवांत के कंधे पर आराम से बैठ गया। ध्रुवांत एक पल के लिए चकित रह गया और मजाक में बोला, छोटे आदमी, मुझे मत बताओ कि तुम मेरे पीछे घर आना चाहते हो। अप्रत्याशित रूप से छोटे बैंगनी बंदर ने चीखकर अपना छोटा सा सिर हिलाया। ध्रुवांत को उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा बैंगनी बंदर उसके घर का अनुसरण करने के लिए तैयार होगा। एक संक्षिप्त विचार के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, चलो। एक लड़का और एक बंदर घाटी से चले गए। हरे घास के मैदान और सफेद हड्डियों के पहाड़ों से गुजरते हुए ध्रुवांत ने खुद से सोचा, क्या ये सभी लोग भूदेव द्वारा मारे गए थे? घाटी से निकलते हुए हुआंग ध्रुवांत ने कोई चक्कर नहीं लगाया, बल्कि सीधे राणा कबीले मनोर की ओर बढ़ गया। जब वह राणा कबीले के मनोर में पहुंचा, तब तक दोपहर हो चुकी थी। जैसे ही उसने अपने छोटे से आंगन में कदम रखा, उसकी मुलाकात श्रुति से हुई, जो उसकी छोटी बहन थी और अभी अभी उसके छोटे से आंगन से बाहर निकली थी। बड़े भाई, तुम कहाँ गए थे? श्रुति ने पूछा, लेकिन यह सिर्फ यहीं तक सीमित था, क्योंकि जब उसने ध्रुवांत के कंधे पर छोटे बैंगनी बंदर को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। खुशी से ताली बजाते हुए वह लगभग जोर से चिल्ला उठी, कितना प्यारा सा बंदर है। बड़े भाई, आपने इसे कहाँ से खरीदा? अध्याय 10,000 साल पुराना लिरियन हार्ट ग्रास कहाँ से खरीदे? अपनी बहन की प्रसन्नता भरी चीख सुनकर ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया और हंसा, यह सोचकर कि यह वायलेट भक्षक आत्मा बंदर एक दुर्लभ आत्मा जानवर है, जिसे आप बहुत सारा पैसा होने पर भी नहीं खरीद सकते। हाँ, छोटे बैंगनी बंदर ने श्रुति द्वारा उसे छोटा बंदर कहने पर विरोध में तीखी चीख मारी, जिससे श्रुति चौंक गई और उसका हाथ उसे सहलाने के लिए आगे बढ़ा। क्षण भर के लिए चौंकने के बाद श्रुति ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और गुस्से से बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर को घूरने लगी। यह एक छोटे बंदर और एक छोटी लड़की के बीच घूरने की प्रतियोगिता की शुरुआत थी। काफी कठिनाई के बाद कुछ समय बाद ध्रुवांत श्रुति से भागने में कामयाब हो गया और श्रुति की विदा होती हुई छवि की ओर देखते हुए उसने राहत की गहरी सांस ली। अपने कमरे में वापस आकर अपने कंधे से छोटे बंदर को उतारकर उसने असुर रिंग के स्थान से ठंडा जेड बिस्तर निकाला और उसके ऊपर पैर मोड़कर बैठ गया और असुर रणनीति की पहली परत के अनुसार अपना पहला अभ्यास शुरू किया। असुर रणनीति तकनीक को चलाने के कुछ ही समय बाद एक भयावह ठंडी ठंडक फूट पड़ी, मानो वह नरक के सबसे गहरे तल से आई हो, जिसने ध्रुवांत को अपने भीतर लपेट लिया हो। यह आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार उसकी दोमुही सर्प मार्शल आत्मा द्वारा निगली जा रही थी और फिर ध्रुवांत की मेरिडियन में प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही भयंकर ठंडी हवा ध्रुवांत के शरीर में घुसी, वह कांपने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हजारों फीट ऊंचे ग्लेशियर के नीचे दब गया हो। ध्रुवांत का दिल कठोर हो गया। उसने जल्दी से अपने दिमाग और इच्छा शक्ति को मजबूत किया। उसने ठंडी ठंडी ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए असुर रणनीति को जारी रखा। यह ठंडी ऊर्जा ध्रुवांत की मेरिडियन के साथ साथ अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ी। प्रत्येक इंच के साथ उसका खून ऐसा महसूस करता था जैसे वह जमने वाला था। दांत पीसते हुए ध्रुवांत ने दृढ़ता से काम लिया, असुर रणनीति की पहली परत साधना तकनीक को बार बार दोहराते हुए। लंबे समय के बाद ठंड की अनुभूति कम हो गई और उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा शुद्ध युद्ध क्यूई में परिष्कृत हो गई। जिस क्षण ठंडी ठंडी ऊर्जा सफलतापूर्वक युद्ध क्यूई में परिवर्तित हुई, ध्रुवांत को एहसास हुआ कि इसमें केवल आधे घंटे का समय लगा। त्रिकाय साधना सूत्र तकनीक की तुलना में परिणाम 10 गुना बेहतर थे। यह खोज ध्रुवांत को बहुत पसंद आई। ऐसा लगता है कि नोट में जो लिखा है वह सच है। हालांकि पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करना कठिन है, लेकिन एक बार सफल होने पर लाभ बहुत बड़े हैं। असुर रणनीति पुस्तक की रीढ़ में रखे नोट में कहा गया है कि असुर रणनीति का अभ्यास करना पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संबंध बनाने के समान है, जो शरीर को संयमित करती है। वह ठंडी हवा बिना किसी संदेह के तथाकथित पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की श्रेष्ठ ऊर्जाओं में से एक थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता जितनी अधिक होती थी, भौतिक शरीर को नियंत्रित करने में उतनी ही बेहतर होती थी और परिवर्तित युद्ध क्यूई अधिक शुद्ध और अधिक शक्तिशाली होती थी। यह अभ्यास की तकनीकों के बीच का अंतर था।
साधना तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होता है, अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होती है, परिवर्तित युद्ध क्यूई अधिक मजबूत होती है। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में उच्च श्रेणी की साधना तकनीकों का अभ्यास करने वाले लोग मजबूत विरोधियों को चुनौती देने के लिए स्तरों को कूदने में सक्षम थे। यह इस कारक के कारण था। मार्शल आत्माएं व्यक्ति की ताकत और भविष्य की उपलब्धियों को निर्धारित करती हैं, और साधना तकनीक की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। समय उड़ गया और जल्द ही 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने के समय में अभ्यास के अलावा ध्रुवांत ने अभी भी अभ्यास किया। एकमात्र अंतर यह था कि भीम द्वारा दी गई जुआनकिन साधना तकनीक के बजाय ध्रुवांत ने असुर रणनीति और कायांतरण सूत्र शास्त्र का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपनी साधना तकनीक को बदलने के बाद ध्रुवांत की अभ्यास गति में जबरदस्त वृद्धि हुई। घाटी से लौटने के 1 महीने बाद वह लेग सेकंड ऑर्डर के शिखर पर पहुंच गया था। कभी भी वह तीसरे क्रम के योद्धा को सफलता दिलाने में सक्षम होगा। रात के मोहक अंधेरे में चांदनी सी चांदनी चमक रही थी। ध्रुवांत ठंडे जेड बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था। पाताल लोक से आध्यात्मिक ऊर्जा शून्य से नीचे गिर रही थी और उसे 2 मुंह वाले सर्प योद्धा आत्मा ने अपने जबड़े खोलकर निगल लिया। ध्रुवांत के शरीर के भीतर युद्ध क्यू हिंसक रूप से घूमती रही, जैसे कि प्रचंड लहरें टकरा रही हों, ठीक उसी तरह जैसे उसने महसूस किया था जब वह प्रथम क्रम से द्वितीय क्रम में प्रवेश कर रहा था। हालांकि तीसरे क्रम के योद्धा को भेदना बहुत कठिन था। प्रतिरोध अवरोध मोटा था, लेकिन ध्रुवांत ने डटे रहे। उनकी युद्ध क्यूई अवरोध से टकराती रही, यह जाने बिना कि कितना समय बीत गया था। अचानक तीसरे क्रम के अवरोध में 1 मिनट की दरार दिखाई दी। यह जानते हुए कि तीसरे क्रम की बाधा ढीली पड़ रही थी, ध्रुवांत ने उत्साहित महसूस किया और बाधा के खिलाफ अधिक आक्रामक तरीके से धक्का दिया, क्योंकि बाधा की छोटी दरार बड़ी हो गई थी। अंततः उसके शरीर के अंदर विस्फोट की आवाज गूंजी। एक फ्लैश बाढ़ की तरह युद्ध क्यूई विजय के साथ तीसरी परत के मध्याह्न रेखाओं में पहुंच गई। तीसरा आदेश। अंततः वह तीसरे आदेश योद्धा तक पहुंच गया। ध्रुवांत ने अपनी आंखें खोली। वह अपने दिल में खुशी को छुपाने में असमर्थ था। एक बार तीसरे क्रम को तोड़कर चौथा क्रम ज्यादा दूर नहीं था। एक बार जब मैं चौथे क्रम में आगे बढ़ जाता हूं तो मैं युद्ध कौशल का अभ्यास करना शुरू कर सकता हूं, और एक बार जब मैं चौथे क्रम में पहुंच जाता हूं तो मेरी मार्शल स्पिरिट विकसित हो जाएगी। उस समय मेरी मार्शल स्पिरिट की जन्मजात प्रतिभा से एक कौशल प्रकट होगा, ध्रुवांत ने मन ही मन सोचा। 7 वर्ष की आयु में मार्शल आत्मा जागृत हुई। हालांकि जागृत मार्शल आत्मा अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। केवल जब युद्ध क्यूई चौथे क्रम तक पहुंचती है तो मार्शल आत्मा मजबूत बनने के लिए विकसित होती है, जबकि मार्शल आत्मा के मालिक को मार्शल आत्मा की जन्मजात प्रतिभा, क्षमता या कौशल प्राप्त होता है। मार्शल स्पिरिट का ग्रेड जितना अधिक होगा, विकसित होने के बाद जन्मजात प्रतिभा उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। लेकिन चौथा क्रम केवल एक सामान्य संकेत था। ग्रेड 1, 2 और 3 से लेकर निम्न स्तर की मार्शल आत्माओं वाले लोग अपनी मार्शल आत्माओं की प्राकृतिक सीमाओं के कारण अक्सर चौथे क्रम में सफलता पाने में विफल हो जाते हैं, और बिना किसी भाग्यशाली साहसिक कार्य के चौथे क्रम में सफलता पाना एक कठिन चुनौती होगी। यही कारण है कि निम्न स्तर की मार्शल आत्माओं वाले लोगों ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी मार्शल आत्मा की जन्मजात प्रतिभा या कौशल हासिल नहीं किया, क्योंकि वे चौथे क्रम तक पहुंचने में असमर्थ थे। इस प्रकार उनकी मार्शल आत्माएं विकास से गुजरने में असमर्थ थीं। ठंडे जेड बिस्तर से उतरते हुए ध्रुवांत अपने कमरे से बाहर निकला। रात के इस समय चांदनी के नीचे हवा धुंधली थी और ध्रुवांत की छवि एक झटके में गायब हो गई और फिर से पीछे के पहाड़ में दिखाई दी। असुर रणनीति चलाते हुए उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसके काले बाल पूरी तरह से सफेद हो गए। उसी समय उसके शरीर के चारों ओर वध की एक काली आभा बह रही थी। यह काया असुर रणनीति असुर का शरीर का अभ्यास करने के बाद प्राप्त हुई थी, लेकिन यह केवल प्रारंभिक चरण का परिवर्तन था। नोट के टुकड़े पर दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एक बार ध्रुवांत ने असुर रणनीति के उच्चतम स्तर पर महारत हासिल कर ली तो वह एक असली असुर में बदल सकता था। असुर के शरीर में तब्दील होने के बाद चांदनी के नीचे ध्रुवांत की हरकतें तैरते काले बादल की तरह थीं। अचानक अपने हाथों को लहराते हुए ठंडी हवा के निशानों को लेकर एक हथेली आगे एक विशाल पेड़ की ओर बढ़ी, जो मोटे पेड़ के तने को भेदते हुए दूसरे छोर से दूसरे और तीसरे पेड़ से बाहर आ गई। चौथे पेड़ के तने पर एक बच्चे की हथेली का निशान कुछ इंच अंदर तक दबा हुआ था। चौथे पेड़ के तने पर हथेली के निशान को देखते हुए ध्रुवांत ने संतोष में अपना सिर हिलाया। थर्ड ऑर्डर में प्रवेश करने के साथ ही नर्क की लड़ाई क्यूई के साथ इथरियल पाम की शक्ति लगभग 4 गुना बढ़ गई थी, और अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह एक लेट थर्ड ऑर्डर योद्धा को मारने में सक्षम था। बेशक तीसरे क्रम में आगे बढ़ने के बाद और पाताल लोक की आध्यात्मिक आभा से प्राप्त लाभों के कारण ध्रुवांत का शरीर दृढ़ और मजबूत हो गया था। पीछे के पहाड़ पर शरीर रूपांतरण शास्त्र का अभ्यास करने के लिए कुछ समय बिताने के बाद ध्रुवांत केवल तभी राणा कबीले मनोर में वापस आया जब आकाश उज्जवल होना शुरू हुआ। एक बार राणा कबीले मनोर में वापस आने पर ध्रुवांत को भीम द्वारा पूर्वी प्रांगण हॉल में बुलाया गया। पिताजी, माँ, आप मुझे ढूंढ रहे थे। पूर्वी प्रांगण के हॉल में प्रवेश करते हुए ध्रुवांत ने बैठते भीम और गायत्री जटिल और संकोची लग रहे थे। कल आशीष ने प्रथम श्रेणी के योद्धा को तोड़ दिया था। भीम ने अंततः अपना मुंह खोला और कहा। तभी ध्रुवांत को अपने माता पिता का उसे बुलाने का उद्देश्य समझ में आया। संक्षेप में वे अभी भी वर्ष की कबीले सभा के अंत के बारे में चिंतित थे। हालांकि 2 महीने से भी कम समय में आशीष वास्तव में प्रथम श्रेणी में आगे बढ़ गया। इतनी जल्दी? तार्किक रूप से कहें तो भले ही आशीष के पास ग्रेड 10 की मार्शल स्पिरिट 3 आंखों वाला काला बाघ था, फिर भी इतने कम समय में प्रथम श्रेणी में आगे बढ़ना असंभव था।
भीम ने आगे कहा, पिताजी ने 1000 साल पुरानी लीरियन हार्ट ग्रास का एक डंठल खरीदने के लिए काउंटी के नीलामी घर में बहुत बड़ी रकम खर्च की, 1000 साल लीरियन दिलघास। ध्रुवांक चौंक गया और फिर उसने उपहास किया। कोई आश्चर्य नहीं कि 2 महीने से भी कम समय में आशीष प्रथम श्रेणी के योद्धा के रूप में आगे बढ़ने में सक्षम था। यह सब दादा हुआंग क्वेडे द्वारा आशीष के अभ्यास के लिए 1000 साल पुरानी लीरियन हार्ट ग्रास प्राप्त करने के लिए एक बड़ी राशि खर्च करने के कारण हुआ था। 1000 साल पुरानी लीरियन हार्ट ग्रास का एक डंठल कुछ सस्ता नहीं था, और यह काफी स्पष्ट था कि दादा हुआंग क्वेडे ने आशीष को हुआंग कबीले मनोर के भविष्य के स्तंभ के रूप में सोचा था। इस प्रकार उसे विकसित करने के लिए सभी संसाधन और प्रयास खर्च किए, जबकि वह हालांकि उसी व्यक्ति का पोता था। लीरियन हार्ट ग्रास की अवहेलना करते हुए ध्रुवांत को बैटल क्यू डैन भी नहीं मिला।